हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया। चलिए फिर अब अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम अपना सीए फाइनल का एसएफएम का डेरिवेटिव वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स में ये सारी चीजें जैसे आप स्टॉक मार्केट में सुनते हो, फ्यूचर, ऑप्शंस, एफ एंड ओ, कमोडिटी सेगमेंट, फॉरेक्स सेगमेंट, फॉरवर्ड्स वगैरह आपने नाम सुने होंगे। ये सारी चीजें अब यहां पे आएंगी। एक एक करके चीजों को समझना शुरू करते हैं, ठीक है ना। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका होने वाला है। जैसे हम एसएफएम में बात करते हैं फॉरवर्ड फ्यूचर्स, ऑप्शंस, फॉरेक्स और पोर्टफोलियो, ये चैप्टर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं। तो अब उन चैप्टर्स की हम शुरुआत कर रहे हैं एक तरह से, तो बड़े अच्छे से ध्यान से अच्छे से करेंगे इन सारे चैप्टर्स को, ठीक है जी। तो अभी डेरिवेटिव्स वाले पार्ट में सबसे पहले जो मैं आपको शुरू करवा रहा हूं वो आपको फ्यूचर्स वाले पार्ट से मैं शुरू करवा रहा हूं। पहले फ्यूचर वाला पार्ट समझेंगे, वो वाला पार्ट खत्म करेंगे, उसके बाद फिर ऑप्शंस वाला पार्ट। हमारी बुक में भी फ्यूचर एक अलग चैप्टर्स के नाम से दिया हुआ है, ऑप्शंस एक अलग चैप्टर के नाम से दिया हुआ है। ऑल्दो ये पूरा कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, तभी प्रैक्टिकली भी अगर बात करें एफ एंड ओ सेगमेंट बोला जाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट बोला जाता है। ऑल्दो डिफरेंसेस होते हैं इसमें, सारी चीजें जो भी है आइए समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो कि डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, पहले तो एक बार ये सीख लेते हैं डेरिवेटिव है क्या, डेरिवेटिव होता क्या है, डेरिवेटिव्स में किस किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। पहले एक बार ये बेसिक चीजें ये समझते हैं, फिर उसके आगे वन ऑफ द टाइप ऑफ डेरिवेटिव जो कि फ्यूचर होता है, जो कि हमारा ये चैप्टर है, फिर इस चैप्टर पे आगे चलते हैं, इसके अपने कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चंस वगैरह पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो डेरिवेटिव क्या होता है। देखो, अगर मैं डेरिवेटिव्स को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपके कोर्स में इतनी सी बात लिखी हुई है डेरिवेटिव्स के बारे में कि डेरिवेटिव एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिसकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, ये इंस्ट्रूमेंट्स अपनी वैल्यू कहीं और से डराइव करते हैं। जहां से ये इंस्ट्रूमेंट्स अपनी वैल्यू डराइव करते हैं उस चीज को कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। तो दोबारा से अगर मैं रिपीट करूं, कोई भी चीज, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंट अपनी वैल्यू अपने अंडरलाइंग एसेट से डराइव कर रहा है। ये तो सर हो गया इसके डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सर समझ नहीं आया, कोई एग्जांपल वगैरह देके कोई ढंग से समझाओ इसको। अब जैसे एग्जांपल से इसको समझने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं, अब मान लो ये एक गाड़ी की चाबी है, ठीक है, गाड़ी भी है इसके साथ साथ, अपने आप में इस चाबी की क्या वैल्यू, भाई 100 रुपए की ये चाबी बनी होगी, 200 रुपए की, 500 रुपए की, 1000, अपने आप में तो इस चाबी की वैल्यू इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब ये चाबी गाड़ी के साथ मिलती है तब इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब इस चाबी की अपने आप में वैल्यू थोड़ा है, उस गाड़ी की वैल्यू है। मान लो एक गाड़ी है 20 लाख रुपए की जिसकी ये चाबी है, मेरी गाड़ी नहीं है वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 20 लाख रुपए की गाड़ी है जिस गाड़ी की ये चाबी है। अब मैं आपको ये बोलूं कि जिसके पास ये चाबी उसकी वो गाड़ी, बड़ी सिंपल सी बात, जिसके पास ये चाबी उसकी वो गाड़ी। तो अगर मैं ऐसा बोलूं तो इस चाबी की कीमत, मान लो सिर्फ इस की को बनाने के लिए 500 रुपए का खर्चा आया, और अब जब मैंने यह बात बोल दी है कि जिसके पास ये की उसके पास वो 20 लाख रुपए की गाड़ी, तो क्या इस की कीमत वही 500 रुपए होगी जितनी इस की को बनाने के लिए लगी है, या इस की कीमत 20 लाख रुपए हो गई है। सर अगर आप ये बात बोल दो कि जिसके पास ये चाबी उसके पास वो गाड़ी, और वो गाड़ी अपने आप में 20 लाख रुपए की है, तो इस चाबी की कीमत अब 20 लाख रुपए हो गई है। आई होप आपको समझ आया। तो इस चाबी की अपने आप में 20 लाख रुपए वैल्यू नहीं थी, यह चाबी अपनी वैल्यू डराइव कर रही है उस गाड़ी से। जैसे ही हमने यह बात कह दी कि इस चाबी के अंडरलाइंग एसेट, इस चाबी के साथ इस चाबी का अंडरलाइंग एसेट वो गाड़ी है, जिसके पास ये चाबी गई उसके पास वो गाड़ी जाएगी, तो उस अंडरलाइंग एसेट से, गाड़ी से इस चाबी ने अपनी वैल्यू डराइव करी है 20 लाख रुपए। बिल्कुल बेसिक सा था, आई होप आपको समझ आया। यहीं पे अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, यहां पे जैसे मान लो 2000 रुपए की करेंसी का नोट है, ठीक है, रिजर्व बैंक ने वो नोट इशू किया है, उसके नीचे बल्कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अपने सिग्नेचर कर रखे हैं, उस 2000 रुपए की कीमत है। मैं अगर आपको वो नोट दूंगा तो उसके बदले आपसे 2000 रुपए लूंगा, या अगर मैं आपको वो 2000 रुपए का नोट दूंगा तो 2000 रुपए की कोई कमोडिटी लूंगा आपसे। लेकिन अगर मैं एक कागज का टुकड़ा लूं, उस कागज के टुकड़े पे अपने हाथों से लिख दूं 2000 और नीचे अपने साइन कर दूं, क्या उस कागज के टुकड़े पे जिसके ऊपर भी मैंने 2000 लिखा हुआ है, क्या उस कागज के टुकड़े के बदले आप मुझे 2000 वर्थ की कमोडिटी दे देंगे? कभी नहीं देंगे। क्यों सर? मेरे सिग्नेचर में, मेरे लिखने में क्या दिक्कत हो गई? क्या उन्होंने ज्यादा सुंदर लिख दिया रिजर्व बैंक वालों ने? नहीं।
जो रिजर्व बैंक ने नोट इशू किया है उसके नीचे आरबीआई के गवर्नर ने सिग्नेचर कर रखे हैं। जो वो 2000 का नोट है उसकी भी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, वो भी अपने आप में कागज का टुकड़ा है, लेकिन वो 2000 का नोट अपनी 2000 रुपए की वैल्यू डिराइव कर रहा है कहां से? एक बड़ी अथॉरिटी के सिग्नेचर से, रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर से। और यहां पे अगर हम और डीपली जाएं, इकोनॉमिक्स के अपने कॉन्सेप्ट्स पर जाएं, तो सर आपने पहले भी सीखा हुआ है, आप सबको मालूम है ये चीज कि रिजर्व बैंक जब भी कोई करेंसी प्रिंट करता है, कोई नोट इशू करता है, कोई करेंसी इशू करता है, तो उस करेंसी को बैक करने के लिए सफिशिएंट रिजर्व रखने पड़ते हैं रिजर्व बैंक को। ऐसा नहीं है रिजर्व बैंक के आज मन में आया 1 करोड़ की करेंसी छापनी है, मुंह उठाया और करेंसी प्रिंट कर दी। अगर 1 करोड़ की करेंसी रिजर्व बैंक आज प्रिंट करना चाहता है तो 1 सीआर के इक्विवेलेंट फॉरेक्स या फिर गोल्ड रिजर्व्स रिजर्व बैंक को उस करेंसी को बैक करने के लिए रखने पड़ते हैं। तो वो जो 2000 का कागज का टुकड़ा रिजर्व बैंक ने इशू किया है वो अपनी वैल्यू डराइव कर रहा है रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर से। और वो सिग्नेचर क्यों हुए हैं? क्योंकि उस करेंसी को प्रिंट करने के लिए रिजर्व बैंक ने सफिशिएंट रिजर्व्स बैक करने के लिए रखे हुए हैं। आई होप आपको समझ आया पहले तो बेसिक डेरिवेटिव का मतलब क्या है। जो मैंने डेफिनेशन बोली थी कि कोई ऐसी चीज जिसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, वो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं किसी अंडरलाइंग एसेट से। जैसे मैंने चाबी वाले एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, चाबी की अपने आप में ज्यादा कोई कीमत नहीं है, 400-500 रुपए जितने भी इस चाबी को बनाने के लिए आए होंगे वो उसकी कीमत। लेकिन अगर यह बोल दिया जाए कि जिसके पास ये चाबी उसके पास वो 20 लाख रुपए की गाड़ी, तो इस चाबी की कीमत उसी टाइम क्या हो गई? 20 लाख रुपए हो गई। ठीक है ना? तो ये चाबी अपनी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट उस कार से डराइव कर रही है। इसी तरीके से जब हमने करेंसी की बात करी, वो 2000 का नोट, वो भी कागज का टुकड़ा ही है, लेकिन वो भी अपनी वैल्यू कहां से डराइव कर रहा है? रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर से। और वो क्यों हुए हैं? क्योंकि रिजर्व बैंक ने उस करेंसी को इशू करने के लिए सफिशिएंट रिजर्व्स बैक करने के लिए गोल्ड वगैरह के रखे हुए हैं। यहीं पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे कई बार बच्चों के मन में डाउट आ सकता है, स्टूडेंट एक क्वेरी पूछता है, सर आपने सिग्नेचर्स की बात करी, ठीक है, नोट पर तो सिग्नेचर होते हैं, लेकिन जो सिक्का होता है, कॉइन होता है, उसके ऊपर तो कोई सिग्नेचर नहीं होते हैं। तो वहां पे तो आपका ये लॉजिक फेल हो गया। वहां पे इसका आंसर ये निकलता है, जो कॉइन होता है उसकी अपने आप में ही इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी होती है जितने का वो कॉइन है। अगर 1 रुपए का कॉइन है तो वो जो कॉइन को बनाने के लिए मेटल लगा है, उस मेटल की ही अपने आप में उतनी कीमत होती है। इसीलिए अगर आप कभी भी नोटिस करें, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है रुपए की परचेसिंग पावर कम होती है। मतलब रुपए की परचेसिंग पावर कम होने का मतलब, आज अगर 1 रुपए के बदले मान लो एक टॉफी आ सकती है, तो आज से कुछ टाइम बाद जब महंगाई बढ़ जाएगी तो उस 1 रुपए में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि वो एक टॉफी दिलवा पाए। आई गेस आपको ये बस बात समझ आई, रुपए की परचेसिंग पावर का घटना। जैसे ही 1 रुपए की परचेसिंग पावर घटती है कि अब 1 रुपया 1 रुपए की कमोडिटी नहीं दिलवा सकता, तो रिजर्व बैंक, आपने नोट किया होगा, जो कॉइन होता है उस कॉइन का साइज या उस कॉइन का मेटल थोड़ा सा डिग्रेड कर देते हैं। या तो साइज कम कर देते हैं या फिर मेटल डिग्रेड कर देते हैं, फॉर द सिंपल रीजन, जैसे कई बार न्यूज वगैरह आती है, सरकार ये भी चाहती है लोग ऐसा ना कर दें कि 1 रुपए का कॉइन है, उसको बनाने के लिए जो मेटल लगा है मान लो वो 10 रुपए का लगा दिया। अब लोग क्या करेंगे, 1 रुपए को 1 रुपए की कमोडिटी खरीदने के लिए तो लगाएंगे नहीं, बल्कि उस 1 रुपए के कॉइन को मेल्ट करके, क्योंकि उस 1 रुपए के कॉइन को बनाने के लिए जो मेटल लगा है वो 10 रुपए का है, तो उसको मेल्ट करके 10 रुपए का मेटल निकाल के उसको ना कहीं मार्केट में बेच दे, ब्लैक मार्केट ना कर दे उसके लिए। सो ये लॉजिक निकलता है, जो कागज का टुकड़ा नोट है उसकी तो अपने आप में एज सच कोई वैल्यू नहीं है, कोई उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, तो उसको बैक करने के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। लेकिन जो सिक्का होता है, कॉइन होता है, इसलिए उस पर कोई सिग्नेचर नहीं होते हैं, इसलिए उसको बैक करने के लिए रिजर्व नहीं रखना पड़ता है, क्योंकि उस कॉइन का अपने आप में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, उस मेटल की कीमत होती है जिससे वो कॉइन बना है। ये सारी बातें अभी तक की मैंने सिर्फ इसलिए करी ताकि एक बारी पहले तो आपको यह समझ आए कि भैया डेरिवेटिव क्या होता है। अब डेरिवेटिव्स किस किस तरीके के होते हैं, क्या होता है डेरिवेटिव में आगे, जो कि हमारे इस चैप्टर का बेस बनेगा आगे, अब उस पर बात करते हैं। क्योंकि एक बारी पहले पूरे चैप्टर का बेस बन जाए, प्रैक्टिकलिटी और सिंपल सिंपल एग्जांपल्स के तरीके से पहले हमें इन चीजों का मतलब समझ में आ जाए, ये फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वाप्स, इंटरेस्ट स्वाप्स वगैरह वगैरह ये सब होते क्या है, फिर हम आगे अपने इस चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स पर बढ़ पाए। तो सबसे पहले तो अब ये फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। डेरिवेटिव तो हमको समझ आ गया, बेसिक सा मतलब। अब फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, देखो मैं आपको बिल्कुल एक बेसिक सा सिंपल सा लेमन एग्जांपल से पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में आऊंगा। मान लो
मान लो एक फार्मर है, एक बिल्कुल सिंपल लेमन एग्जांपल, मान लो एक फार्मर है जो कि एप्पल वगैरह की फसल वगैरह लगाता है, ठीक है। अब आज के रेट के हिसाब से, आज के हिसाब से मान लो एप्पल की कीमत चल रही है एग्जाम्पल के लिए 5 रुपए पर एप्पल के हिसाब से, एग्जाम्पल के लिए मार्केट में। अब ये फार्मर चाहता है यार आज के हिसाब से 5 रुपए की कीमत चल रही है पर एप्पल, तो ये फार्मर चाहता है कि मैं आज के आज ना अपने ये एप्पल बेच दूं 5 रुपए के हिसाब से, क्योंकि इस फार्मर को डर है एक वजह से कि पिछले साल या पहले के कंपैरेटिवली पास्ट ट्रेंड को देखते हुए इस फार्मर को लगता है यार पहले ना वैल्यू ना बड़ी कम रह गई थी, तो मैं पैसे ज्यादा कमा नहीं पाया था। अभी मार्केट में 5 रुपए का भाव चल रहा है जो कि इस फार्मर को अच्छा भाव लग रहा है, तो ये फार्मर अभी के अभी बेचना चाहता है। लेकिन अभी के अभी अगर ये मार्केट में निकल जाए बेचने, तो इसको भाव तो मार्केट से अच्छा मिल रहा है 5 रुपए, लेकिन इसकी फसल अभी तैयार नहीं है, ऐसा हम मान के चल लेते हैं कि अभी जो एप्पल है वो अभी प्रॉपरली तैयार नहीं हुआ है, फार्मिंग अभी उसकी पूरी नहीं हुई है, वो अभी कुछ टाइम बाद होगी, महीना 1.5 महीना कुछ टाइम अभी लग जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो कहने का मतलब आज के रेट पर आज के हिसाब से जो भाव चल रहा है एप्पल का, वो तो बिल्कुल हमारे फार्मर के सूटेबिलिटी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो अभी तैयार ही नहीं है, एप्पल अभी तैयार ही नहीं है। अब ये फार्मर ऐसे केस में आज की आज मार्केट में, स्टॉक मार्केट में नहीं फिजिकल मार्केट की बात कर रहा हूं, अभी मार्केट में जाके आज की आज कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि भाई आने वाले टाइम में आज से 1-1.5 महीने बाद जब एक्चुअली में इसकी ये फसल तैयार हो जाएगी, एप्पल्स वगैरह तैयार हो जाएंगे, बेचने लायक हो जाएंगे मार्केट में, तब उस टाइम पर मार्केट में कुछ मर्जी भाव हो जाए, चाहे 10 रुपए हो जाए, चाहे 15 रुपए हो जाए, मतलब बढ़ जाए, चाहे 2 रुपए रह जाए, 3 रुपए रह जाए पर एप्पल का भाव, यह फार्मर चाहता है कि मैं 5 रुपए के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि आज से महीने 1.5 महीने बाद जब ये एप्पल की फसल तैयार हो जाएगी, तो मैं आपको आज से 1-1.5 महीने बाद ये एप्पल 5 रुपए के हिसाब से बेच दूंगा, आज के भाव पर बेच दूंगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस लिए हो रहा है? आने वाले टाइम के लिए, फॉरवर्ड के लिए। तो इसीलिए इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कह दिया जाए। ध्यान रखिएगा मैंने वर्ड यूज किया फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जबकि मेरा चैप्टर है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सर फॉरवर्ड और फ्यूचर अलग होते हैं क्या? बिल्कुल अलग होते हैं, मैं एक एक चीज पे आऊंगा अभी, ठीक है ना। तो यहां तक तो मैंने आपको बेसिक सी बात एक्सप्लेन करी कि आज का भाव चल रहा था 5 रुपए, मैं इस 5 रुपए के भाव पर अपनी कमोडिटी को बेचना चाहता हूं, तो मैंने आज ही मार्केट में जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि कमोडिटी तैयार होगी आज से 1-1.5 महीने बाद, मुझसे कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लो, मैं आज के भाव पर आपको फ्यूचर में यह कमोडिटी दे दूंगा। पैसों का जो एक्चुअली में लेन देन होगा, कमोडिटी का जो एक्चुअली में लेन देन होगा, वो सब फ्यूचर में होगा, वो सब बाद में होगा। अच्छा मैं वर्ड यूज कर रहा हूं फ्यूचर में होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये। मतलब पैसों का लेन देन एक्चुअली में 5 रुपए के हिसाब से लेन देन, और एप्पल्स का कमोडिटी का लेन देन वो सब आज नहीं होगा, वो सब आने वाले टाइम में होगा, 1-1.5 महीने बाद जब ये फसल तैयार हो जाएगी, एप्पल तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कि हमें 1-1.5 महीने बाद ये काम करना है, ये लेन देन करना है, ये कॉन्ट्रैक्ट आज कर लिया। अच्छा आपको लग रहा होगा सर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा कौन? अब ऐसे में ही जैसे एपीफिज वगैरह जैसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको एप्पल्स वगैरह चाहिए होते हैं, आप ऐसी कंपनीज के रेफरेंस से अगर आप बात करो तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, इस तरीके की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इनको भी तो एक डर होगा, इनको यह डर होगा कि आने वाले टाइम में अगर एप्पल का रेट बढ़ गया, आने वाले टाइम में अगर एप्पल का रेट बढ़ गया तो हमको एप्पल महंगा मिलेगा, और एप्पल अगर महंगा मिलेगा जो कि उनके प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट है, अगर रॉ मटेरियल का रेट ही बढ़ गया तो फाइनल प्रोडक्ट का रेट या तो मार्केट में बढ़ाना पड़ जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट का अगर रेट मार्केट में बढ़ा दिया तो शायद डिमांड कम हो सकती है, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और अगर प्राइसेस ना बढ़ाए, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। कहने का मतलब है इन कंपनीज को जिनको ये प्रोडक्ट चाहिए, इनको भी तो डर होगा। तो इस तरीके की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये आकर इनसे ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी, क्योंकि इनके लिए भी कहीं ना कहीं ये विन विन सिचुएशन है। हमारे फार्मर को ये डर लग रहा था कि आने वाले टाइम में रेट घट ना जाए तो फार्मर को सस्ता बेचना पड़ जाएगा, कंपनीज को ये डर लग रहा था आने वाले टाइम में रेट बढ़ ना जाए, तो इन दोनों ने ही एक रेट पर 5 रुपए के रेट पर आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो दोनों के लिए कहीं ना कहीं ठीक सिचुएशन ये बन गई। ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका एक तरह से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैं क्रक्स बोलूं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का, तो सर कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ है, कमोडिटी और पैसों का लेन देन आने वाले टाइम में होगा, फॉरवर्ड में होगा, यह है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा
मैं यहां पर बार बार इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है इसको आप स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते। मतलब आप ये कहो कि जैसे स्टॉक मार्केट में मैंने अपना डीमैट अकाउंट खोल लिया, ठीक है ना, अब मैं अपने डीमैट अकाउंट से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगा, नहीं। डीमैट अकाउंट वगैरह के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पे आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। स्टॉक एक्सचेंज पे डीमैट वगैरह के थ्रू आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करते हो। मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं होते हैं, थोड़ा सा फर्क होता है उसमें, यही फर्क है वैसे तो। बाकी अगर मैं बात करूं, जैसे ना यहां पे डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो फॉरवर्ड और फ्यूचर दोनों में यही बोला जाता है कि दोनों में ही कॉन्ट्रैक्ट आज हो जाता है। एक्चुअली में पैसों का लेन देन और कमोडिटी का लेन देन आने वाले टाइम में होगा, चाहे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लो चाहे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लो, तो दोनों में ये बात तो सेम है। मतलब यही फार्मर वाला एग्जांपल हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी डाल सकते हैं। फर्क बस इतना है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो सर स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं कर सकते आप। डीमैट वगैरह के थ्रू आपको ऐप पे, वेबसाइट पे डीमैट वगैरह के थ्रू मैं कर लूं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक एक्सचेंज पे करना है, डीमैट वगैरह के थ्रू करना है, तो आप वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मोर लेस आपका ओवर द काउंटर होता है, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये ओवर द काउंटर मतलब ज्यादातर ये बैंक्स के साथ होता है। मैं आऊंगा इस पे, अभी मैं बीच में ना बिल्कुल मगअप या केओटिक नहीं करना चाह रहा हूं, इसको बिल्कुल बेसिक पे चलना चाह रहा हूं, सिर्फ अभी की रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से आपका ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये आपका बैंक्स वगैरह के साथ होता है। जैसे यहां पे डॉलर्स वगैरह के एक्सचेंज के लिए आपने इंडिया से बाहर कुछ गुड्स बेचे हैं, वहां से आपको डॉलर्स रिसीव होने हैं, या आपने बाहर से गुड्स खरीदे हैं और आपको बाहर डॉलर की पेमेंट करनी है, और आपको डॉलर करेंसी या व्हाटएवर फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन का डर है, उस फ्लक्चुएशन के लिए आप बैंक से जाके डॉलर का सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ऑल्दो इसकी डिटेल में भी अभी हम आएंगे, आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक मैंने बेसिक बात एक्सप्लेन करी थी, अब मैं एक बारी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। मतलब अब एक्चुअली में मार्केट में चलते हैं, स्टॉक मार्केट में चलते हैं, किस तरीके से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या होता है इसमें। मतलब अब मैं प्रॉपर्ली अब एप्पल वगैरह की, फार्मर की बात नहीं करूंगा, अब सीधा सीधा शेयर की बात करूंगा, ठीक है ना। तो अब एक बारी समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में कैसे डील करते हैं, किस तरीके से वर्क करता है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में। जैसे आपको याद होगा अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने वो गाड़ी वाला और उसकी चाबी वाला एग्जांपल आपको दिया था, वही एग्जांपल आगे कंटिन्यू करते हैं। और मान लो अब ये ट्रांजैक्शन आपकी स्टॉक मार्केट में रन हो रही है, फिर मैं इसको शेयर्स में मर्ज कर दूंगा, ठीक है ना। अब ये चाबी थी गाड़ी की, इस चाबी की अपने आप में तो कोई कीमत नहीं है, ठीक है। वो इस चाबी को बनाने के लिए 100-200 रुपए की जितने की कीमत लगी होगी, बस वो इसकी कीमत है। लेकिन ये चाबी, अगर ये बोल दिया जाए, जैसे पहले डेरिवेटिव को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला था, ये चाबी जिस गाड़ी की है, मान लो वो गाड़ी 20 लाख रुपए की है, मतलब इस चाबी की तो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर यह बोल दिया जाए कि जिसके पास ये चाबी, उसको वो गाड़ी फ्री में मिल जाएगी, तो उसी टाइम इस चाबी की कीमत क्या हो जाएगी, जितनी कीमत उस गाड़ी की कीमत है, मतलब 20 लाख रुपए। मतलब ये चाबी अपनी वैल्यू उस गाड़ी से डेराइव कर रही है, गाड़ी इस चाबी का अंडरलाइंग एसेट हो गया। तो इस चाबी को, इस की को यहां पे बोल दिया जाएगा फ्यूचर। किस बात का फ्यूचर? कार का फ्यूचर। पहले तो आपको समझ आया ये, दोबारा एक बार रिपीट करता हूं। जिसके पास ये चाबी, उसको वो गाड़ी फ्री में मिल जाएगी। कितने रुपए वाली गाड़ी? 20 लाख रुपए वाली। मतलब ये चाबी की कीमत अब 20 लाख रुपए हो गई, ठीक है ना, क्योंकि इस चाबी से आपको 20 लाख रुपए की कमोडिटी मिल जाएगी। तो पहली बात, ये चाबी अपने आप में डेरिवेटिव है, क्योंकि इस चाबी की अपने आप में कोई कीमत नहीं है, ये चाबी अपनी कीमत उस गाड़ी से डराइव कर रही है। और ये चाबी फ्यूचर है, कि किस चीज का फ्यूचर है? उस कार का फ्यूचर है, क्योंकि फ्यूचर में ये चाबी आपको वो कार दिलवाएगी। मतलब आपको बोल दिया जाए कि आपके पास 1 महीने का टाइम पीरियड है, ठीक है, यहां पे ये चाबी खरीद लो, ठीक है। इस चाबी की ऑक्शन लगा दी कि इस 1 महीने के अंदर अंदर इस की को खरीद लो, यहां पर जिसके पास ये चाबी, उसको ये गाड़ी फ्री में दे देंगे। तो इस पीरियड के दौरान, इस 1 महीने के दौरान, ये चाबी की कीमत कितनी? 20 लाख रुपए। और यहीं से मैं कह रहा हूं ये चाबी फ्यूचर है। किस बात का फ्यूचर? 1 महीने बाद यही चाबी कार दिलवाएगी। समझ आया? फ्री में इस चाबी को दिखाकर मैं वो गाड़ी लेके जा सकता हूं। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। तो ये की अपने आप में बन गई फ्यूचर। अब एक बात बताओ, ये की अपने आप में फ्यूचर है, मैंने मान लो ये की ले ली, ठीक है, मेरे पास है ये की, मान लो मैं हूं ए के पास ये की है, इस की अपने आप में कीमत कितनी है? 20 लाख रुपए। कहां से आई ये कीमत? इसके अंडरलाइंग एसेट से, कार से।
आई होप पहले तो यहां तक आपको ये बात समझ आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि इस की को मैंने फ्यूचर कैसे बोल दिया, क्योंकि यही की फ्यूचर में आपको वो अंडरलाइंग एसेट दिलवाएगी, ठीक है ना, जो कार था इस एग्जांपल में। अब एक बात बताओ, ये फ्यूचर जो कि की है, ये अभी ए के पास है, मेरे पास है, मैं इसको सेल भी तो कर सकता हूं मार्केट में, बिल्कुल कर सकता हूं। इस फ्यूचर की वैल्यू 20 लाख रुपए है, मैं मार्केट में इस फ्यूचर को सेल कर सकता हूं 18 लाख। अपने आप में वैसे तो इस फ्यूचर की वैल्यू 20 लाख रुपए है, लेकिन मार्केट में मैं अगर इसको 18 लाख का बेच दूं, मैं मार्केट में इसको 19 लाख का बेच दूं, 17 लाख का बेच दूं, मतलब 20 लाख से कम कम का अगर बेच दूं, बिक तो जाएगा ये। आई होप अब यहां तक आपको बात समझ आई। आपके मन में आ रहा होगा सर मैं कम में क्यों बेचूंगा, ज्यादा में क्यों नहीं बेचूंगा, ज्यादा में बेचूंगा कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट तक आगे जाऊंगा, चिंता मत करिएगा। आई होप पहले तो यहां तक की बात समझ आई। अच्छा, जो मैंने अभी यहां तक की बात करी, यहां तक की बात में मैंने अंडरलाइंग एसेट क्या रखा था? यहां तक की बात में अंडरलाइंग एसेट रखा था कार, और जो फ्यूचर रखा था वो रखा था की, ठीक है ना, कि की अपने आप में इस अंडरलाइंग एसेट कार का फ्यूचर है, जिसके पास ये की उसको ये कार फ्री में मिल जाएगी। तो ये जो की थी, ये जो फ्यूचर था, ये अपनी वैल्यू इस अंडरलाइंग एसेट कार से डराइव कर रहा था। अब एक बारी स्टॉक मार्केट में चलते हैं। स्टॉक मार्केट में इसी कार को मैं रिप्लेस कर देता हूं एक कंपनी के शेयर से। मान लो आइशर मोटर का शेयर ले लेते हैं। आइशर मोटर का जैसे एक शेयर मान लो 30,000 रुपए का ट्रेड कर रहा है, ठीक है, एक शेयर, वन शेयर इज इक्वल टू 30,000। और यहीं पे फ्यूचर के नाम पर मैं एक कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर लिख देता हूं फ्यूचर आइशर मोटर, ठीक। अब एक बात बताओ, यही अपने आप में जो कागज का टुकड़ा है यह फ्यूचर बन गया, ठीक है ना, यही कागज का टुकड़ा एक फ्यूचर बन गया। और यह कागज का टुकड़ा जो फ्यूचर बन गया, यह अपनी वैल्यू कहां से ड्राइव कर रहा है? इस शेयर से जिसका ये फ्यूचर है। मतलब जिसके पास ये कागज का टुकड़ा, उसको फ्री में आइशर मोटर का शेयर मिल जाएगा। और जैसे मैं यहां पे बोल रहा था कि मेरे पास अगर ये चाबी है गाड़ी वाले एग्जांपल में, और मैं इस चाबी को भी तो मार्केट में सेल कर सकता हूं, ट्रेड कर सकता हूं, इसी तरीके से इस फ्यूचर को भी मैं मार्केट में ट्रेड कर सकता हूं। आज मेरे पास ये फ्यूचर है, मतलब मेरे पास इस फ्यूचर का होने का मतलब, मैं जब भी कंपनी इसके बदले शेयर देगी तो मैं कंपनी को जाके ये फ्यूचर दिखाऊंगा और इसके बदले शेयर मेरे को फ्री में मिल जाएगा। मैं इस फ्यूचर को अगर बेचना चाहूं, इस फ्यूचर की वैल्यू 30,000 रुपए, मैं मार्केट में जाके इस फ्यूचर को बोलूं कि कोई मुझसे ये फ्यूचर 20,000 रुपए का खरीदेगा, बिल्कुल खरीद लेंगे 20,000 रुपए का। मैं अगर किसी बी के पास गया, मैंने बी को जाके कहा बी मुझसे ये फ्यूचर खरीद लो, बी पूछेगा क्या है इस फ्यूचर में, मैं बोलूंगा इस फ्यूचर के पीछे अंडरलाइंग एसेट में 30,000 रुपए का आइशर मोटर का शेयर है। तो बी बोलेगा ठीक है जी, 20,000 रुपए का दे रहे हो। बी को फायदा क्या है? बी मुझसे ये फ्यूचर खरीदेगा 20,000 रुपए का, और इस 20,000 रुपए के फ्यूचर के बदले अंडरलाइंग एसेट कितने का है? 30,000 रुपए का। आई होप आपको बात समझ आई। तो कहने का मतलब है, पहले तो इस सारी बातों से मैंने आपको फ्यूचर समझाया है, फ्यूचर क्या होता है। शेयर्स में आए, शेयर्स में हमने समझा कि किस तरीके से फ्यूचर वर्क करता है, बना कैसे है। और यहां से हमने यह भी बात समझी कि फ्यूचर अगर आज मैंने खरीद लिया है तो मैं आगे उस फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकता हूं, फ्यूचर को भी बेच सकता हूं। शेयर तो बिकता ही है, शेयर में तो ट्रेडिंग होती ही है, उस शेयर के फ्यूचर में भी, उस शेयर के डेरिवेटिव फ्यूचर में भी ट्रेडिंग होती है। आपके मन में अब डाउट ये जरूर आ रहे होंगे, सर अगर इस फ्यूचर की वैल्यू 30,000 है, भले ही इस फ्यूचर ने अपनी ये 30,000 की वैल्यू इस अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव करी है, तो सर आप अपना ये फ्यूचर 20,000 में क्यों बेच दोगे? आप एटलीस्ट 30,000 में तो बेचोगे। आपके पास आज ये फ्यूचर है, इस फ्यूचर को दिखाने पर एक्चुअली में फ्यूचर में आपको 30,000 रुपए का शेयर मिलेगा। आप किसी को ये फ्यूचर सस्ते में क्यों बेच दोगे? ये सारी क्वेरीज समझते हैं एक बारी, अब इनके जवाब देते हैं। देखो इसका तो मतलब अब सिंपल सा है। मान लो मेरे पास आज ये फ्यूचर है, ठीक है, फ्यूचर आइशर, और ये फ्यूचर आइशर के शेयर का फ्यूचर है। एक्चुअली में कुछ टाइम बाद यही फ्यूचर मुझे आइशर का शेयर दिलवाएगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब है ये जो फ्यूचर है ये अपनी वैल्यू इस आइशर मोटर के शेयर से ड्राइव कर रहा है, लेकिन मेरे को अब डर है कि फ्यूचर में एक्चुअली में कुछ टाइम बाद इस शेयर की ही वैल्यू घट सकती है। मुझको यह डर है। मान लो मुझको लगता है
आने वाले टाइम में, आज तो 30,000 रुपए का ये शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, शेयर ट्रेड हो रहा है, फ्यूचर नहीं। आज तो एक्चुअली में शेयर मार्केट में 30,000 रुपए का ट्रेड हो रहा है। मेरे को लगता है आज से 1 महीने बाद ये शेयर मार्केट में 15,000 का हो जाएगा, ये शेयर मार्केट में गिर जाएगा, टूट जाएगा ये शेयर, ठीक है ना। अब कहने का मतलब, आज अगर शेयर की वैल्यू 30,000 है तो जो मेरा फ्यूचर है उसकी भी वैल्यू 30,000 है, क्योंकि मेरा फ्यूचर का अंडरलाइंग एसेट वो आइशर मोटर का शेयर है। मेरा फ्यूचर उस शेयर से अपनी वैल्यू डराइव कर रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर इस शेयर की ही वैल्यू घट गई तो सर इस फ्यूचर की भी वैल्यू घट जाएगी। समझ आया आपको? ये मुझको ये डर आज लग रहा है, समझ आया? आज तो भले ही मेरे फ्यूचर की वैल्यू 30,000 है, क्योंकि उसके अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू 30,000 है। अगर कुछ टाइम बाद अंडरलाइंग एसेट की ही वैल्यू घट गई तो मेरे फ्यूचर की वैल्यू घट जाएगी और मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो इस डर की वजह से मैं आज मार्केट से एग्जिट करना चाहता हूं, आज मार्केट से एग्जिट करना चाहता हूं। इस वजह से मैं अपना यह फ्यूचर सस्ते में बेचने को तैयार हो जाऊंगा। समझ आया? क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर मैंने इसको, देखो, अगर 30,000 में बेचूंगा, अगर 30,000 में फ्यूचर का कोई ग्राहक नहीं मिल रहा, कोई कस्टमर मेरे को नहीं मिल रहा, तो यार 20,000 में बेच दो। अगर 20,000 में भी नहीं बेचा, ये सोच के कि 30,000 का फ्यूचर है, 20,000 में क्यों बेच दूं, अगर ये सोच के अपने पास होल्ड करके रखा तो सर 1 महीने बाद तो 15,000 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि उस शेयर की वैल्यू 15,000 हो जाएगी। तो मैं मार्केट से आज एग्जिट करना चाहता हूं 10,000 के नुकसान पे। समझ आया? तो इसलिए मैं 20,000 का अपना ये फ्यूचर मार्केट में बेच दूंगा। अब जिसके पास ये 20,000 का मेरा फ्यूचर जाएगा, अब वो जाने, ठीक है ना। अब आपके मन में आएगा, सर मान लो मिस्टर बी ने ये फ्यूचर आपसे खरीद लिया। अब ये फ्यूचर मिस्टर बी के पास आ गया और मिस्टर बी ने इस फ्यूचर के 20,000 रुपए दिए हैं। 1 महीने बाद मिस्टर बी के लिए जो अंडरलाइंग एसेट था उसकी कीमत 15,000 हो चुकी है। जो मैं यहां पे बोल रहा था, इस शेयर की कीमत गिर जाएगी, 15,000 हो जाएगी। तो सर अब मिस्टर बी को नुकसान हो जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर आप ये बात सोच पा रहे थे कि शेयर की वैल्यू 1 महीने बाद फॉल हो जाएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो सर मिस्टर बी ये बात नहीं सोच रहा होगा। मिस्टर बी को भी तो लग रहा होगा कि मैं 20,000 का अगर ये फ्यूचर आज खरीद लिया और इस 20,000 के फ्यूचर की 1 महीने बाद अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू 15,000 हो जाएगी, तो आप इस फ्यूचर को खरीदने के लिए 20,000 क्यों दोगे? सर हो सकता है मिस्टर बी को लग रहा हो इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। हो सकता है मिस्टर बी को लग रहा हो कि ये जो आइशर मोटर का शेयर है ये 1 महीने बाद 15,000 नहीं, ये तो 1 महीने बाद बढ़ जाएगा, आज 30,000 का है, ये तो 40,000 हो जाएगा। तो मिस्टर बी सोच रहा होगा ये जो आज फ्यूचर का, ये जो आइशर मोटर का फ्यूचर आज मुझे 20,000 में बेच रहा है, ये पागल है। समझ आया? मिस्टर बी के तो मन में आ रहा होगा 20,000 का आज ये फ्यूचर ले लेता हूं, 1 महीने बाद इस फ्यूचर का जो अंडरलाइंग एसेट है उस शेयर की वैल्यू, उस आइशर मोटर के शेयर की वैल्यू 40,000 हो जाएगी। तो 20,000 में फ्यूचर खरीदा, 1 महीने बाद ये फ्यूचर दिखाकर शेयर कितने का ले जाऊंगा? 40,000। मतलब पैसे दिए हैं 20,000, शेयर तो फ्री में मिल जाएगा ना जब मेरे पास फ्यूचर है। समझ आया? फ्यूचर कितने में खरीदा हुआ है? 20,000 में। 1 महीने बाद फ्यूचर दिखाऊंगा, उसके बदले शेयर ले जाऊंगा मुफ्त में। मतलब शेयर मिल गया वर्थ 40,000 का, जबकि इसके लिए पैसे कितने दिए हुए हैं? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए सस्ता शेयर मिल गया। आई होप आपको समझ आया यहां पे। तो कहने का मतलब है बी को लग रहा होगा मार्केट बढ़ जाएगी, शेयर बढ़ जाएगा, तो वो खरीद लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको लग रहा था डर, उसने अपना डर खत्म कर लिया उसको बेचकर। आई होप यहां पे आपको पूरा ये क्रक्स समझ में आया। आगे बढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट को। मार्केट में अभी मैं बिल्कुल बेसिक पे चल रहा हूं, किस तरीके से लॉस होता है, किस तरीके से फायदा होता है, क्या होता है क्या नहीं, वो सारी बातें तो मैंने यहां पे करी नहीं है। इनफैक्ट अभी तो मेरे को फॉरवर्ड फ्यूचर के रेफरेंस से आपको हेजिंग तक लेके आना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी रेफरेंस है, क्योंकि अभी तक हम बेसिक बात समझ चुके हैं। तो एक बात मैं अभी एक चीज बोलना चाहूंगा, जो भी आपके ये फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस वगैरह आगे हम बढ़ेंगे, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट में, दीज आर नॉट योर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। मतलब ये जो सारी चीजें होती है ना, फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शंस, स्वैप्स, ये सारी चीजें हेजिंग मानी जाती हैं। हेजिंग का मतलब ये ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट मैंने कर रखी है, उस ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में जो मेरे को रिस्क नजर आ रहा है, जो मेरा रिस्क का एक्सपोजर है, उस रिस्क एक्सपोजर को कम ज्यादा करने के लिए, रिस्क मैनेज करने के लिए ये सारी चीजें यूज होती हैं। कैसे, क्या कॉन्सेप्ट बनता है, वो सारी चीजों पे अभी आएंगे धीरे धीरे।
यहां पे आपको एक बारी इसी रेफरेंस से, इसी एग्जांपल से एक बारी ट्रेडिंग थोड़ी सी समझते हैं कि फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे होती है। पहले तो आपके रेफरेंस के लिए, जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो तीन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको स्टॉक मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक होता है नियर मंथ, एक होता है नेक्स्ट मंथ, और एक होता है फार मंथ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या होता है इसका? नियर मंथ का मतलब है कि अगर आज मैंने वो फ्यूचर खरीदा है तो उससे अगले महीने ही उस फ्यूचर के बदले जो उस फ्यूचर का अंडरलाइंग एसेट शेयर है मेरे को मिल जाएगा, मतलब नियर मंथ में अगले ही महीने। जो नेक्स्ट मंथ होता है, आज अगर मैंने फ्यूचर खरीदा है तो आज से 2 महीने बाद उस फ्यूचर के बदले मेरे को शेयर मिलेगा। और फार मंथ होता है, आज अगर मैंने उस कोई फ्यूचर खरीदा है तो आज से 3 महीने बाद उसका शेयर मेरे को मिल जाएगा, उसका अंडरलाइंग एसेट। ठीक है ना? तो इस तीन तरीके के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। अब ट्रेडिंग में क्या होता है, अब या तो आप फ्यूचर को टिल एक्सपायरी, तब तक के लिए आप अपने पास होल्ड करके रख सकते हो, या फिर आप ड्यूरेशन में बीच में आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो, कहीं पे बेच भी सकते हो। ये सारी बातें तो हमने समझी। मान लो जैसे आइशर मोटर वाला एग्जांपल चल रहा था, उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। एक सेकेंड। आइशर मोटर का आज शेयर मान लो 30,000 रुपए का चल रहा है, यह इसका आज का भाव है। ठीक है ना? इसलिए आज के हिसाब से आइशर मोटर का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मान लो 30,000 रुपए का है। ठीक है ना? वैसे तो ऐसा नहीं होगा, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 30,000 रुपए का नहीं होगा। इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब मैं अभी आपसे धीरे धीरे आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहां पे एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा, वो क्वेश्चन भी अभी मैं बताऊंगा। पहले यहां पे बेसिक बात समझते हैं। और मान लो ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था, ये नेक्स्ट मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट था। नेक्स्ट मंथ मतलब आज अगर मैंने ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो आज से 1 महीने बाद इसकी सेटलमेंट हो जाएगी और इसके बदले मेरे को शेयर मिल जाएगा। अब ऐसा मुझको लगता है, ये किसके पास है? मिस्टर ए के पास है। मान लो मिस्टर ए को आज लगता है, जब उनके पास 30,000 रुपए का फ्यूचर है आइशर मोटर का नेक्स्ट मंथ वाला, तो इनको आज लगता है आने वाले टाइम में शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। किसकी वैल्यू? शेयर की वैल्यू। इनको लगता है आने वाले टाइम में आज से 1 महीने बाद इस शेयर की वैल्यू 40,000 हो सकती है। तो ये मार्केट में निकले। अब ये दो काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं, इनको लग रहा था कि 1 महीने बाद शेयर की वैल्यू 40,000 हो जाएगी, इन्होंने इस फ्यूचर को अपने पास होल्ड करके रखा। मतलब आज से 1 महीने बाद भी ये फ्यूचर मिस्टर ए के पास ही था। 1 महीने बाद भी अगर ये फ्यूचर मिस्टर ए के पास है तो मिस्टर ए ये फ्यूचर दिखाएंगे और इस फ्यूचर के बदले मिस्टर ए को ये शेयर मिल जाएगा। कितने रुपए का शेयर मिल जाएगा? जिस शेयर की कीमत 1 महीने बाद इनको लग रहा था 40,000 रुपए हो जाएगी, मान लो ये हो भी गई, तो इनको 40,000 रुपए की कीमत वाला शेयर मिल जाएगा। क्या दिखाकर? ये फ्यूचर दिखाकर। इनको कोई और एक्स्ट्रा पैसा तो नहीं देना पड़ा होगा 1 महीने बाद। और इन्होंने ये फ्यूचर कितने का खरीदा हुआ था? 30,000 रुपए। तो मैं इन शॉर्ट क्रक्स ये बोल सकता हूं, 30,000 रुपए के बदले 1 महीने बाद 40,000 रुपए की कीमत वाला शेयर इनको मिल चुका है। अब इनके पास 40,000 रुपए वाला शेयर आ चुका है, इन्होंने इस शेयर को मार्केट में उसी टाइम बेच दिया। समझ आया? सेल शेयर। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर खरीदा था। फ्यूचर अपने आप में अलग चीज है, अलग कॉन्ट्रैक्ट है। शेयर अपने आप में अलग चीज है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए हो रहा है? शेयर के लिए हो रहा है। कंफ्यूज मत हो जाना। फ्यूचर खरीदा था, फ्यूचर शेयर नहीं खरीदा था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था 30,000 रुपए का, उसके बदले 40,000 रुपए की कीमत वाला शेयर मिल चुका है होल्ड कर दे पर नेक्स्ट मंथ। अब 40,000 रुपए का शेयर मिस्टर ए के पास आ चुका है, इनको डिलीवरी मिल चुकी है इस शेयर की। ठीक है? इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को दिखाने पर कितने रुपए का खरीदा था ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट? 30,000। तो एक तरह से इन शॉर्ट 30,000 रुपए के बदले 40,000 रुपए की कीमत वाला शेयर आ चुका है। इन्होंने मार्केट में जिस दिन फ्यूचर के बदले 40,000 रुपए की कीमत वाला शेयर आया, उसी दिन इन्होंने मार्केट में इस शेयर को बेच दिया। कितने रुपए का? मिस्टर ए को कितना रुपया मिला? 40,000 रुपए का इनफ्लो हो गया मिस्टर ए के लिए। ठीक है? 1 महीने बाद। ठीक है? लेकिन मिस्टर ए ने इस शेयर, इस 40,000 के इनफ्लो के लिए, अगर इन शॉर्ट में बात करूं, खर्चा कितना किया था? आउटफ्लो तो सर 30,000 का किया था। जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था वो तो 30,000 का खरीदा था। तो ये जो नेट आया 10,000, ये इनका प्रॉफिट हो गया।
या तो ये काम हो सकता है। आई होप आपको ये पूरी ट्रांजैक्शन ऐसे समझ आई। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, आइशर मोटर का ही मान लो आज तो शेयर चल रहा है 30,000 रुपए का, ठीक है। मिस्टर ए ने इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया वही 30,000 रुपए का, ठीक है ना। अब मिस्टर ए को लगता है, और वही नेक्स्ट मंथ वाला खरीदा, सेम मान के चल रहे हैं। अब मिस्टर ए को लगता है एक महीने बाद इस शेयर की कीमत, आइशर मोटर के शेयर की कीमत घट जाएगी, एग्जांपल के लिए वही जैसे पहले कंसिडर किया था 15,000 हो जाएगी। अब मिस्टर ए ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है 30,000, जिसका अंडरलाइंग एसेट की कीमत भी आज 30,000 है, और मिस्टर ए को अब एक डर लग रहा है कि आज से एक महीने बाद इस फ्यूचर के अंडरलाइंग एसेट की कीमत आधी हो जाएगी, तो मेरे इस फ्यूचर की कीमत भी आधी हो जाएगी। तो मैंने आज इस फ्यूचर को खरीदने के लिए 30,000 रुपया दिया है, जबकि एक महीने बाद इस फ्यूचर का जो अंडरलाइंग एसेट है वो जब मुझे मिलेगा इस फ्यूचर के बदले, वो तो सिर्फ 15,000 का होगा, तो मेरे को नुकसान हो जाएगा। तो मिस्टर ए आज की आज मार्केट से एग्जिट करना चाहते हैं, तो मिस्टर ए मार्केट में एग्जिट करने गए, ठीक है ना। अच्छा, इसके ना दो केसेस ले लेते हैं। केस, अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं, केस ए और केस बी में मैं मान लेता हूं एक महीने बाद इस आइशर मोटर की अगेन 40,000 की वैल्यू हो जाएगी, जैसे मैंने पिछले वाले एग्जांपल में लिया था। ये हो गया केस बी, ठीक है ना। केस बी जो मैंने पहले अभी एक्सप्लेन किया, उसमें तो मैंने ये बता दिया मिस्टर ए अपने पास होल्ड करके रखेगा। अभी सुनिएगा, पहले केस ए के अकॉर्डिंग मिस्टर ए को लग रहा है एक महीने बाद नुकसान हो जाएगा, तो मिस्टर ए आज ही मार्केट से एग्जिट करना चाहते हैं। कौन से केस में? केस ए में। मिस्टर ए मार्केट में एग्जिट करने गए, मार्केट में मिस्टर ए को मिस्टर बी मिला, ठीक है। मिस्टर बी, अब आपके मन में आएगा मिस्टर बी क्यों खरीदेगा, वैसे मैंने इन शॉर्ट आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था एग्जांपल में पहले थोड़ा सा। लेकिन मिस्टर बी, अब मिस्टर ए को लग रहा था कि आइशर मोटर के शेयर की वैल्यू फॉल कर जाएगी, हो सकता है मिस्टर बी को लग रहा हो फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा आपको मैं अपना ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 20,000 रुपए में बेचने को तैयार हूं। और मान लो मिस्टर बी बुलिश थे मार्केट के लिए, मिस्टर बी को लग रहा था फ्यूचर में आइशर मोटर का शेयर 15,000 नहीं, मिस्टर ए को समझ नहीं है एक्चुअली में तो शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो मिस्टर बी 15-20,000 में शेयर खरीद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने को तैयार हो जाएगा। आगे उसके बाद मिस्टर बी का प्रॉफिट लॉस। लेकिन मिस्टर ए को कितना पैसा मिल गया इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेचने पर? इनफ्लो हो गया मिस्टर ए के लिए 20,000, और 30,000 का इनका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था, 20,000 का इनफ्लो हुआ, लॉस कितना हो गया इनको? 10,000 का। लेकिन 10,000 का लॉस करने के बाद भी मिस्टर ए थोड़े से सेटिस्फाई होंगे, क्योंकि 5,000 का लॉस इन्होंने बचा लिया। अगर ये होल्ड करके रखते फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को और 15,000 की वैल्यू हो जाती एक्चुअली में आइशर मोटर के शेयर की, तो 15,000 की वर्थ की कमोडिटी मिलती, जबकि पैसे खर्च करे हुए थे 30,000 रुपए, तो 15,000 का नुकसान हो जाता। अब तो नुकसान कितने का हुआ? 10,000 का। तो कहीं ना कहीं 5,000 का नुकसान इन्होंने बचा लिया है, ठीक है ना। अच्छा, केस बी हो सकता है। केस बी में 40,000 की वैल्यू होने वाली है। वैसे तो आपके मन में आएगा इस केस में तो ये होल्ड करके रखेंगे, लेकिन हो सकता है मिस्टर ए को अर्जेंटली पैसों की जरूरत हो। तो इस केस में मिस्टर ए मार्केट में गए और मिस्टर ए ने मार्केट में जाके कहा मैं अपना ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 35,000 का बेचूंगा। क्या 35,000 का ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, क्या 35,000 का ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में बिक पाएगा? बिल्कुल बिक पाएगा, क्योंकि मिस्टर ए के अकॉर्डिंग शेयर का भाव 40,000 का हो सकता है, और मिस्टर ए इस 40,000 के अंडरलाइंग एसेट के फ्यूचर को 35,000 का बेच रहे हैं। मिस्टर बी खरीद लेगा। अगर मिस्टर बी को भी लगता है एक महीने बाद शेयर का भाव 40,000 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, 35,000 का भी अगर फ्यूचर खरीदा तो भी 5,000 का प्रॉफिट होगा मिस्टर बी को, क्योंकि मिस्टर बी ने 35,000 का फ्यूचर खरीदा, एक्चुअली में एक महीने बाद ये फ्यूचर दिखाएंगे, इसके बदले 40,000 की वर्थ वाला शेयर इनको मिल जाएगा। 35,000 के बदले 40,000 का शेयर मिल गया, फायदा हो गया। मिस्टर ए को क्या फायदा हो गया? 30,000 का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था, 35,000 का कॉन्ट्रैक्ट ही बेच दिया, शेयर आया ही नहीं इनके पास, मतलब शेयर की डिलीवरी मिस्टर ए ने ली ही नहीं। समझ आया? शेयर की डिलीवरी अब कौन ले रहा है? मिस्टर बी ले रहा है। आई होप आपको यह बात क्लियर हो रही है। मिस्टर ए ने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट 30,000 का, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही बेच दिया, डिलीवरी से पहले ही बेच दिया मिस्टर बी को, और मिस्टर ए ने 5,000 रुपए कमा लिए,
30,000 का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था, 35,000 का कॉन्ट्रैक्ट बेच दिया। मिस्टर बी ने 35,000 का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, इसके बदले 40,000 के शेयर की डिलीवरी ले ली। शेयर आ गया 40,000 का, जबकि पैसा कितना पे किया हुआ था कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 35,000। शेयर के लिए तो कुछ पैसा नहीं देना पड़ा। अब ये शेयर 40,000 का आ चुका है, मतलब आज मार्केट में 40,000 का ट्रेड हो रहा है। इन्होंने मार्केट में इस शेयर को बेचा, कितना पैसा आया? 40,000 रुपए आ गया। जबकि इस शेयर को खरीदने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था वो कितने का खरीदा था? 35,000। तो इनको भी 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मिस्टर बी को प्रॉफिट हुआ है शेयर की डिलीवरी लेने पर। मिस्टर ए को प्रॉफिट हो गया था शेयर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ही मार्केट में सेल आउट करने पर। तो मिस्टर ए ने फ्यूचर में ट्रेडिंग करी है, फ्यूचर को ही मार्केट में बेच खरीद कर प्रॉफिट कमाया है। मिस्टर बी ने शेयर की डिलीवरी ली है। तो यहां पे मेरे को आपको यह बात भी समझानी थी कि फ्यूचर को भी ट्रेड कर सकते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं, कैसे फ्यूचर का रेट भी फ्लक्चुएट करता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जैसे यहां पे 20,000 रुपए का बिका था, यहां पे 30,000 रुपए का बिका था। शेयर की डिलीवरी भी ले सकते हैं और उससे भी प्रॉफिट लॉस आपको हो सकता है। यह था सारा मेरा यहां पे फ्यूचर का बेसिक। आई होप यहां पे आपको पूरी डिटेल में इतना क्लियर हुआ। अच्छा, अब इन सारे कॉन्सेप्ट से आपके मन में एक डाउट जरूर आया होगा। नहीं आया तो आपके मन में एक डाउट मैं ला देता हूं, फिर उसका जवाब ढूंढते हैं। डाउट ही आया होगा, सर एक बात बताओ, आपने जो ये पूरा एग्जाम्पल समझाया, 30,000 का शेयर है, 30,000 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, बाद में शेयर बढ़ गया, साथ के साथ उतने से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ गई, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेच दिया, उतने का ही पैसा कमाया। तो सर इन सारी बातों से तो एक बात बताओ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही क्या फिर? जब जितनी वैल्यू शेयर की है उतनी ही वैल्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की है। शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, जितने से बढ़ेगी उतने से ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़नी है। जितने से शेयर की वैल्यू घटेगी उतने से ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू घटनी है। तो जितना पैसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे सेल परचेज करके, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करके मैं कमाऊंगा, उतना ही पैसा मैं एक शेयर पे ट्रेड करके कमा सकता हूं। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्या है? मतलब सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, फिर तो मैं सीधा सीधा शेयर को खरीद बेच लेता हूं। तो ये नालायक कितना डार्क चलता है। फिर तो सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर आई होप आपको क्वेरी समझ में आई कि शेयर की भी वैल्यू उतनी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की भी वैल्यू उतनी, और जैसे जैसे शेयर की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, बुलिश जा रही है या बियरिश जा रही है, साथ के साथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की भी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है, सेम अमाउंट से फ्लक्चुएट कर रही है। तो सर चाहे मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सेल परचेज करके प्रॉफिट लॉस कमा लूं या मैं शेयर में सेल परचेज करके प्रॉफिट लॉस कमा लूं, बात तो एक ही है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही कहां है? फिर तो आप शेयर में ही सेल परचेज कर लो। भाई आज आइशर मोटर का 30,000 रुपए का शेयर है, आप कह रहे हो फ्यूचर में आने वाले टाइम में 1 महीने बाद, जो आपने एग्जांपल एक्सप्लेन किया, 40,000 का ये शेयर हो जाएगा। एक बात बताओ, इसका 30,000 का आज फ्यूचर क्यों खरीदूं मैं? आपने फ्यूचर में ये एक्सप्लेन किया, इसका 30,000 का आज ये फ्यूचर खरीद लो, क्योंकि आज शेयर की वैल्यू 30,000, तो इसके फ्यूचर की वैल्यू भी 30,000। 1 महीने बाद अगर शेयर की वैल्यू लगता है 40,000 हो जाएगी, तो इसके फ्यूचर की भी वैल्यू 40,000 हो जाएगी। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई कि फ्यूचर में सेल परचेज कर रहा हूं, इसकी जरूरत ही नहीं है। मैं आज सीधा सीधा 30,000 रुपए का इसका शेयर बाय कर लेता हूं। ठीक है, 30,000 रुपए का आज इसका शेयर बाय कर लूंगा, 1 महीने बाद जब ये शेयर 40,000 का हो जाएगा, इसको बेच दूंगा, 10,000 का गेन हो गया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत ही कहां पड़ी फिर? तो ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो कॉन्सेप्ट ही रिडंडेंट हो गया। सेम जो चीज मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कर पा रहा था, वो बिना उसकी कॉम्प्लिसिटी के अलावा, बिना उतना कॉम्प्लेक्स करे, मैं डायरेक्टली शेयर में भी तो वो चीज कर पा रहा हूं। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। देखो, जब आप शेयर में ट्रेडिंग करते हो, मतलब अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं, जब मैं शेयर में ट्रेडिंग करूंगा, एक्चुअली मैं शेयर में सेल परचेज करूंगा, अगर आज कोई शेयर 30,000 रुपए का है, तो मुझे आज ये शेयर 30,000 रुपए का बाय करना पड़ेगा। मेरी जेब से आज की आज 30,000 रुपए का आउटफ्लो होगा। आज से 1 महीने बाद अगर ये शेयर 45,000 का हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो मैं इसको सेल करूंगा और 40,000 का मेरे को होगा इनफ्लो। अभी भी नेट 10,000 का होगा मेरे को प्रॉफिट। यह काम मैं शेयर में कर सकता हूं, लेकिन आज पैसा खर्च करके, आज 30,000 रुपया मेरे को खर्च करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं यही बात करता हूं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, मैंने यहां पे आपको सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया था कि 30,000 रुपए का शेयर है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 30,000 रुपए ही है।
यहां तक सही था, लेकिन सिर्फ आपको बेसिक चीज एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोल दिया था कि मिस्टर ए ने जब आज ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा होगा तो 30,000 का ही खरीदा होगा। सर पैसा नहीं लगता फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, मैं ये नहीं कह रहा हूं फ्री में आ जाता है, वो क्या होता है वो भी मैं बताता हूं। मेरे कहने का मतलब है आज अगर शेयर 30,000 रुपए का है तो इस शेयर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 30,000 ही है। लेकिन अगर मैं इसके फ्यूचर में डील करना चाहता हूं, अगर मैं इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना चाहता हूं, तो सर मेरी जेब से 30,000 रुपए आज निकलेंगे नहीं। समझ आया? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, शेयर भले ही आज 30,000 रुपए का है, उसकी वजह से इस पर्टिकुलर शेयर का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी भी वैल्यू 30,000 है, क्योंकि यह फ्यूचर अपनी वैल्यू अपने अंडरलाइंग एसेट शेयर से डराइव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस फ्यूचर में आज ट्रेड करना चाहता हूं तो मुझे 30,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे, यह फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो फ्री में आ जाएगा मेरे पास। मेरी जेब से आज कुछ पैसा नहीं निकलेगा, बस इसके लिए मुझे आज एक इनिशियल मार्जिन मनी देना पड़ता है। वो क्या होता है उसके कॉन्सेप्ट पे भी मैं धीरे धीरे आऊंगा, अभी उसके बारे में कुछ बात नहीं कर रहा हूं। बस ये कॉन्ट्रैक्ट तो फ्री में हो जाता है, इसके लिए तो मुझे बस एक इनिशियल मार्जिन मनी देना होता है, जो कि और कुछ नहीं, एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। जैसे आप किराए पर घर लेते हैं तो जो लैंडलॉर्ड होता है वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है और वो कहता है जब आप ये घर खाली करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं आपको वापस कर दूंगा। हां, घर में अगर कोई तोड़फोड़ हुई या कुछ नुकसान हुआ तो उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से पहले मैं उतना सिक्योरिटी डिपॉजिट अपने पास रख लूंगा जितना मेरा वो नुकसान हुआ है, बाकी सिक्योरिटी डिपॉजिट मैं आपको वापस कर दूंगा। कहने का मतलब है सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरा कोई खर्चा थोड़ा है, अगर आज मैंने दिया है ये तो मेरे को एज इट इज वापस मिल जाना है। हां, अगर मैंने कोई नुकसान कर दिया है तो डिडक्ट होगा। सेम चीज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब होता है, भले ही इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 30,000 रुपए है, मेरी जेब से 30,000 रुपए नहीं जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट है सर, कॉन्ट्रैक्ट तो फ्री में हो जाएगा। अगर किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो इस बात में तो मैं बिल्कुल इनिशियल टॉपिक पर आपको लाना चाहूंगा जहां से मैंने आज की क्लास शुरू करी थी। सर एप्पल का फार्मर था मैं और फार्मिंग करी थी। अब आज एप्पल का भाव 5 रुपए चल रहा था, ठीक है। मेरे को डर लग रहा था 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब मेरी ये फसल तैयार होगी उस टाइम पर मार्केट में एप्पल का भाव घट ना जाए, तो मैंने बड़ी बड़ी कंपनी से जाके आज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि आज से 1-1.5 महीने बाद मेरी फसल तैयार हो जाएगी तो आप मुझसे एप्पल खरीद लेना। आज से 1-1.5 महीने बाद मार्केट में एप्पल का भाव जो मर्जी चल रहा हो, आप मुझसे इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि आप ये एप्पल मुझसे 5 रुपए का खरीदेंगे। तो सर उन कंपनीज ने आज मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है। यही कॉन्ट्रैक्ट तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये अगर स्टॉक एक्सचेंज पे हो रहा है तो यही कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये कॉन्ट्रैक्ट अगर स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हो रहा, ओवर द काउंटर बाहर हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज के बाहर हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अल्टीमेटली है तो यही, क्रक्स तो वही था। आपको याद होगा मैंने यही बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है, पैसों का लेन देन और कमोडिटी का लेन देन बाद में होगा, 1-1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद होगा। कहने का मतलब आज जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना तो कमोडिटी का लेन देन, जब मैं एज अ फार्मर आज इंडस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ना तो उनको आज एप्पल बेच रहा हूं ना वो मुझे आज पैसे देंगे। हम तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आज से 1-1.5 महीने बाद मैं आपको एप्पल बेचूंगा और तब आप मुझे पैसे दे देना। बस कितने में हमारी ये ट्रांजैक्शन होगी वो बात हम आज ही डिसाइड कर लेते हैं। वो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो आप फ्री में कर सकते हैं, मतलब जब आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब आपकी जेब से कोई पैसा नहीं निकलता। तो जो आपके मन में ये डाउट आ रहा था कि सर फिर तो अगर मेरे को ऐसा ही करना है कि आज 30,000 रुपए, कल को वो बेच के 40,000, 10,000 रुपए का मैं प्रॉफिट कमा सकता हूं, जैसे मैंने आपको अभी तक के एग्जांपल में बताया, तो सर फिर मेरे को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत क्या है? मैं शेयर में ही ट्रेड कर सकता हूं। 30,000 रुपए का आज शेयर खरीद लूंगा, 40,000 का 1 महीने बाद हो जाएगा, बेच दूंगा और वही अगर ये कम हो गया तो वो लॉस हो जाएगा, बिल्कुल जैसे पहले हो रहा था। तो सर यहां पे आपकी जेब से एक्चुअली में पैसा निकलेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जेब से एक तरह से पैसा थोड़ा ना निकल रहा है। आई गेस आपको ये बात क्लियर हुई। जो मैंने इससे पहले आपको समझाया, जहां पे मैंने एक्चुअली में कीमत वगैरह ली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, वो मैंने सिर्फ आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए किया था। अब मैं धीरे धीरे एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की टर्मिनोलॉजी पे आ रहा हूं। तो आई गेस आपको ये बात समझ आई। दोबारा रिपीट करता हूं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वर्थ 30,000 रुपए है, क्योंकि इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो अंडरलाइंग एसेट है उसकी वैल्यू 30,000 रुपए है। लेकिन आज ये कॉन्ट्रैक्ट करने पर मेरे को कोई पैसा थोड़ा ना देना पड़ेगा। आज तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो शेयर है जो कि 30,000 रुपए की वैल्यू रखता है आज, वो मेरे को मिल जाए। समझ आया आपको ये? लेकिन आज ना मिले, आज से कुछ टाइम बाद मिल जाए।
तो अगर यहां से अब मैं आपको बिल्कुल इसका क्रक्स एक्सप्लेन करूं, मान लो मिस्टर ए है, आइशर मोटर का शेयर खरीदना चाहते हैं। आइशर का शेयर आज 30,000 रुपए का चल रहा है, लेकिन मिस्टर ए को लगता है आने वाले टाइम में इनको यह शेयर आज नहीं चाहिए। 30,000 रुपए का शेयर आज चल रहा है, मिस्टर ए को यह शेयर आज से 1 महीने बाद चाहिए, बाय वट एवर रीजन, पैसे नहीं आए या कुछ भी, एग्जाम्पल के लिए 1 महीने बाद शेयर चाहिए। लेकिन मिस्टर ए को यह डर है कि 1 महीने बाद तो इस शेयर की कई कीमत बहुत ज्यादा बढ़ ना जाए, ये 40-50 हजार का ना हो जाए। तो इनको यह लग रहा है कि अगर मैंने आज कुछ ना किया तो यह शेयर बहुत महंगा मिलेगा मेरे को 1 महीने बाद, लेकिन खरीदना 1 महीने बाद ही है। तो मिस्टर ए स्टॉक एक्सचेंज के पास गए। मिस्टर ए ने स्टॉक एक्सचेंज को जाके बोला, स्टॉक एक्सचेंज जी मुझसे आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो। क्या कॉन्ट्रैक्ट कर लो? मैं आपसे, ये कौन बोल रहा है? मिस्टर ए बोल रहा है, स्टॉक एक्सचेंज को बोल रहा है, मैं आपसे आइशर मोटर का शेयर खरीदना चाहता हूं। आज नहीं खरीदना चाहता, आज से 1 महीने बाद खरीदना चाहता हूं, लेकिन इस बात का कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लो। तो मिस्टर ए और स्टॉक एक्सचेंज ने आज ही इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट कब किया? आज किया। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? कि मिस्टर ए स्टॉक एक्सचेंज से शेयर बाय करेंगे। कौन सा शेयर बाय करेंगे? आइशर मोटर का। प्राइस भी आज डिसाइड कर लिया, कितने का बाय करेंगे? 30,000 रुपए का। यह जो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए ने आज किया है, यह कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। और वैसे अगर आपसे पूछूं ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ या फार मंथ, तो अगले महीने बाय कर लूंगा, नेक्स्ट मंथ, नियर मंथ फ्यूचर है ये। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई। इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए इनको कोई पैसे थोड़ा ना देने पड़ेंगे मिस्टर ए को। पैसे तो तब देने पड़ेंगे जब एक्चुअली में ये स्टॉक एक्सचेंज से ये शेयर खरीदेंगे 1 महीने बाद, ठीक है ना। अब बात तो ऐसी है, इन बिटवीन मान लो 1 महीने 15 दिन बाद ही शेयर का भाव 40,000 हो जाता है, तो इस फ्यूचर की कीमत भी अकॉर्डिंगली 40,000 हो जाएगी। अब मिस्टर ए इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कैसे? वो सारी बातें मैंने अभी आपको पिछले एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करी। कहने का मतलब है यहां पे मैंने आपको स्टॉक मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इन क्रक्स वो बताया है। इससे पहले जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो सारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टॉक मार्केट में मैकेनिज्म होता है वो एक्सप्लेन। तो इन शॉर्ट एक तरह से यहां से बात क्या निकली कि अगर मैं शेयर्स पे ट्रेडिंग करता हूं तो पैसा खर्च करके ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में या यूं कहूं डेरिवेटिव्स में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आज पैसा निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी यहां वाले एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया। स्टिल अगर किसी को कोई कंफ्यूजन रह गई हो, मैं यहां पे फिर से थोड़ा सा एक एग्जांपल पिक करके और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर धीरे धीरे इसको हेजिंग वगैरह के उसमें आपको कॉन्सेप्ट में लेके जाऊंगा, फिर थोड़ा लिखना स्टार्ट करेंगे उसके बाद। पहले अभी समझते ही हैं। मान लो बड़ी सिंपल, जैसे मैंने अभी 30,000 का आज का शेयर मांगा था, बिल्कुल वैसे ही आपको मान के लेके चल रहा हूं। मान लो आज एक शेयर का भाव 100 रुपए चल रहा है, ठीक है। अब आपको लगता है, मैं 2 केसेस ले लेता हूं, आपको लगता है आने वाले टाइम में 1 महीने में इस शेयर का भाव बढ़ेगा। मान लो आपको लगता है आज से 1 महीने बाद शेयर का भाव 150 रुपए हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हो? आज की आज आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो स्टॉक मार्केट से। आज की आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो स्टॉक मार्केट से। किस बात का कॉन्ट्रैक्ट? इस बात का कॉन्ट्रैक्ट कि मुझे शेयर खरीदना है। कब खरीदना है? 1 महीने बाद खरीदना है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट कहती है तुमको 1 महीने बाद शेयर खरीदना है, 1 महीने बाद आ जाना। आप कहते हो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करो कि मैं आपसे शेयर खरीदूंगा और आप मुझे ये शेयर बेचोगे 1 महीने बाद। इसका प्राइस आज ही डिसाइड कर लो, जो आज का भाव चल रहा है 100 रुपए, उतने में ही खरीदूंगा। पहली बात, अब टेक्निकल वर्ड्स यूज करते हैं। इस प्राइस को बोलते हैं एक्सरसाइज प्राइस। आज का जो एक्चुअली में भाव चल रहा है, जो एक्चुअल भाव है आज का स्टॉक मार्केट का शेयर का, वो है सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस। और जिस भाव पर कॉन्ट्रैक्ट किया है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस भाव को बोला जाएगा एक्सरसाइज प्राइस। 1 महीने बाद एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन है, इसलिए 1 महीने को बोला जाएगा, 1 महीने बाद की तारीख को बोला जाएगा एक्सरसाइज डेट या एक्सरसाइज पीरियड, ठीक है ना। तो मैंने एक तरह से आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आज के भाव पर शेयर खरीदूंगा 1 महीने बाद, जो मर्जी भाव चल रहा हो। अब सर हो सकता है शेयर का भाव 1 महीने बाद जो मेरे को लग रहा था 150 वो हो जाए, हो सकता है शेयर का भाव यहां पे 80 रुपए हो जाए, कुछ भी हो सकता है। केस ए भी हो सकता है, केस बी भी हो सकता है। अगर तो हो गया केस ए,
तो 1 महीने बाद मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊंगा। फ्री में मिला हुआ था ये कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करते हुए तो कोई पैसे नहीं दिए थे। 1 महीने बाद अपना ये कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मेरे को कितने पैसे देने पड़ेंगे, उसको मैं लिखता हूं आउटफ्लो। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मेरे को 100 रुपए देने पड़ेंगे और इसकी जगह कितने रुपए वाला शेयर मेरे पास आ जाएगा, 150 रुपए की वर्थ वाला शेयर मेरे पास आ जाएगा। समझ आया आपको ये? अब 1 महीने बाद ओपन मार्केट में शेयर का भाव 150 रुपए हो गया था जो मेरे को लग रहा था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के तहत मेरे को शेयर कितने का मिला, 100 रुपए का मिला। अब 100 रुपए मैंने दिए, 150 रुपए की वर्थ वाला शेयर मेरे पास आ चुका है। इसी टाइम इस शेयर को एक्चुअली में ओपन मार्केट में बेच दूंगा, वापस से बेच दूंगा। कितने का, 150 रुपए का। ध्यान से देखिए, दो मार्केट्स थी। एक थी आपकी स्पॉट मार्केट, एक थी आपकी डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट मतलब जिसमें आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस डेरिवेटिव मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, इस वजह से आपको स्पॉट मार्केट में पैसा कितना देना पड़ा, 100 रुपए। लेकिन इसके बदले स्पॉट मार्केट से आपके पास शेयर कितने रुपए वाला आ गया, 150 रुपए वाला आ गया। आपके पास जैसे ही स्पॉट मार्केट से 150 रुपए वाला शेयर आया, 100 रुपए के बदले आपने इस शेयर को वापस से स्पॉट मार्केट में, स्पॉट मार्केट मतलब आपकी ओपन मार्केट, जो एक्चुअली में आपकी नॉर्मल ट्रेड करने वाली, शेयर को ट्रेड करने वाली स्टॉक मार्केट है। जैसे ही आपके पास 150 रुपए की वर्थ वाला शेयर आया, आपने इसको स्पॉट मार्केट में वापस से बेच दिया। शेयर मिला था 150 रुपए का, कितने में मिला था, 100 रुपए में मिला था। क्यों मिला था 100 रुपए में, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था डेरिवेटिव मार्केट में। इस वजह से 100 रुपए में 150 की वर्थ वाला शेयर मिला था। शेयर जैसे ही मिला 150 रुपए की वर्थ वाला, उसको मार्केट में बेच दिया। कितने का, 150 रुपए का। समझ आया? तो 100 रुपए का आउटफ्लो हुआ था। ओपन मार्केट में जैसे ही 150 रुपए का शेयर बेचा, इनफ्लो कितने का हो गया, 150 रुपए का। 50 रुपए का आपको गेन हो गया। आपके मन में आएगा, सर मैं आज जब 150 रुपए की वर्थ वाला शेयर मेरे को मिल गया है, तो आज मैं इसको नहीं बेचता। मत बेचो, आप इसको होल्ड करके रख सकते हो। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कितना मर्जी आप होल्ड कर सकते हो इस शेयर को। उसके बाद आपने 1 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, बस 1 महीने बाद आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बदले शेयर मिल जाएगा, अगर आपने इन मीन टाइम उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ही मार्केट में ट्रेड नहीं किया तो। ठीक है ना? अच्छा, अगर सर केस हो गया बी वाला, अगर बी वाला केस हो गया, तो आउटफ्लो कितना होगा। आपने डेरिवेटिव मार्केट में, मैं यहां पे अलग से लिखता हूं इन सब चीजों को, आपने डेरिवेटिव मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था 100 रुपए का शेयर खरीदूंगा, तो डेरिवेटिव मार्केट से पैसा कितना निकलेगा, 100 रुपए। ठीक है? डेरिवेटिव मार्केट से 100 रुपया निकला, जबकि शेयर कितने का मिलेगा, शेयर जो मिलेगा उसकी वर्थ अब 80 रुपए रह गई है, क्योंकि शेयर की वैल्यू 1 महीने बाद 80 रुपए हो गई है। तो आपने डेरिवेटिव मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, इसलिए जेब से पैसा निकला 100 रुपए, लेकिन स्पॉट मार्केट से आपके पास शेयर कितने वाला आया, 80 रुपए। अगर आज के हिसाब से सोचें, आपने, आपकी जेब से निकला है 100 रुपए, उसके बदले आपके पास शेयर आया है 80 रुपए वाला। आपने इस 80 रुपए वाले शेयर को स्पॉट मार्केट में, ओपन मार्केट में अगर आज की आज बेच दिया, आज की आज मतलब 1 महीने बाद वाले आज की आज, 1 महीने बाद वाले आज की आज अगर आपने इसको बेच दिया, तो कितने में बिकेगा, 80 रुपए में। तो आपका इनफ्लो कितना होगा ओपन मार्केट में बेचने पर, 80। 100 रुपए का आउटफ्लो, 80 रुपए का इनफ्लो, 20 रुपए का आपका यहां पे लॉस हो गया। आप कहो सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत जेब से पैसे निकल चुके हैं 100 रुपए, शेयर आ चुका है 80 रुपए वाला। अगर मैं इसी मूवमेंट पर इस 80 रुपए वाले शेयर को आज होल्ड कर लेता हूं, आज की आज ओपन मार्केट में इस शेयर को नहीं निकालता हूं, अब इसको होल्ड कर लेता हूं कि फ्यूचर में शायद ये बढ़ जाए। अगर आने वाले टाइम में ये फिर से बढ़ जाता है, आज से 1 महीने बाद फिर से आने वाले 15-20 दिनों में ये फिर से बढ़ जाता है शेयर, तो बड़े हुए प्राइस पे निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप होल्ड कर लो। लेकिन आज के हिसाब से भी आपका फिर अनरियलाइज्ड लॉस, अब इसको मैं रियलाइज्ड लॉस तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अनरियलाइज्ड लॉस फिर 20 रुपए हो गया। अगर आपने आज की आज इसको मार्केट में निकाल दिया इस डर से कि कहीं ये 80 रुपए से भी नीचे ना चला जाए, तो आपका ये लॉस आज की आज रियलाइज्ड लॉस हो गया। अगर आपने इसको आज होल्ड कर लिया इस उम्मीद में कि फ्यूचर में अगर शेयर बढ़ गया, तो आपका ये लॉस तो है, लेकिन फिर ये आपका आज का अनरियलाइज्ड लॉस है, क्योंकि रियलाइज नहीं हुआ है, एक्चुअली में आपके पास आउटफ्लो इनफ्लो का सेट ऑफ नहीं हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ आई। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बोलूं
कि आज शेयर का भाव चल रहा था 100 रुपए, ठीक है। आने वाले टाइम में 1 महीने बाद अब आपका फोरकास्ट, आपकी उम्मीद ही कह रही थी कि शेयर तो 80 रुपए का होगा। मतलब आप बियरिश थे मार्केट के लिए, आपको लग रहा था शेयर का भाव गिरेगा, तो आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट किया और आपने इस कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि आप इस शेयर को बेचना चाहते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट कह रही है बिल्कुल बेच देना, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। लेकिन दिक्कत यहां पे है सर, कोई चीज को बेच तो तब सकते हैं ना जब मेरे पास वो चीज होगी। मेरे पास कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, अगर है मेरे पोजीशन में है तो ही तो मैं उसको मार्केट में जाके बेच सकता हूं। कल को मैं खड़ा हो जाऊं कि बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीद लो, बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीद लो, ग्राहक इकट्ठे हो जाए, हाँ बेचो बीएमडब्ल्यू गाड़ी, मैं कह रहा हूं नहीं है तो नहीं, लेकिन वो है कि क्या पागल आदमी है। बेच तो आप किसी चीज को तभी सकते हो जब आपके पास पोजीशन में है। लेकिन सर स्टॉक मार्केट पे क्या होता है, आप रिवर्स ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है ये वाली बात। स्टॉक मार्केट में आप रिवर्स ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो, मतलब आप सिंपल ट्रांजैक्शन आज खरीद के फ्यूचर में बेचना तो कर ही सकते हो, लेकिन अगर आपके पास आज कोई कमोडिटी नहीं भी है तो भी आप उसको बेच सकते हो इस शर्त पे कि फ्यूचर में खरीदोगे जरूर। बस मतलब स्टॉक मार्केट कहता है सेल परचेज पूरा होना चाहिए। हमें इस बात से मतलब नहीं है पहले परचेज फिर सेल, पहले सेल फिर परचेज। ये जो रिवर्स ट्रांजैक्शन होती है ये कहां पे होती है, ये सर फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होती है। रिवर्स ट्रांजैक्शन कैसे होती है, मैं एक तरह से अब वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आज शेयर का भाव 100 रुपए था, मेरा मार्केट का एनालिसिस कहता है आने वाले टाइम में शेयर का भाव गिरेगा, 80 रुपए पे पहुंच जाएगा। तो मैं मार्केट के पास गया, मैंने मार्केट को कहा आज ही मुझसे कॉन्ट्रैक्ट कर लो कि फ्यूचर में कुछ मर्जी रेट हो जाए इस शेयर का, मैं आपको ये शेयर 100 रुपए का ही आके सेल करूंगा। पहली बात 100 रुपए क्या हो गया, एक्सरसाइज प्राइस, और ये वाला 100 रुपए क्या हो गया, सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस। और मैंने 100 रुपए के ही एक्सरसाइज प्राइस पे सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है शेयर का, ये भी है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही। अच्छा, फ्यूचर में हो सकता है केस ए 80 रुपए का ही प्राइस हो जाए, हो सकता है ये प्राइस 120 रुपए का हो जाए। अब देखो फ्यूचर में अगर ये प्राइस हो गया 80 रुपए का तो क्या होगा, अगर मैंने ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता, तब मैं अगर इस शेयर को बेचने में निकलता तो कितने में बिकता ये शेयर, 80 रुपए में। क्योंकि अब मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, अब मैं इस शेयर को इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत बेचूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे, 100 रुपए, फायदा हो गया। तो सर मैंने इस शेयर को बेचा, मैंने, या मैं पहले लिखता हूं, मैंने इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किया, ठीक है। अगर 80 रुपए का ही प्राइस हो गया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किया मतलब फ्यूचर दिखाया, शेयर बिक गया। अब आपके मन में आएगा सर शेयर बिक कैसे गया, था तो नहीं आपके पास, बता रहा हूं अभी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिखाया तो मेरे को शेयर बेचना पड़ा, शेयर बेचा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो लिखता हूं अंडर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, अंडर डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत शेयर सेल हुआ, पैसा कितना मिला, 100 रुपए, जबकि मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है, 80 रुपए। मार्केट के ओपन मार्केट से, स्पॉट मार्केट से शेयर बाय कर लिया, कितने का, 80 रुपए का। मतलब मैंने क्या किया, 1 महीने बाद एक्चुअली में अगर मार्केट में 80 रुपए का प्राइस हो गया तो मैं अपनी स्पॉट मार्केट में गया, ओपन मार्केट में गया, स्टॉक एक्सचेंज पे ओपन मार्केट में जाके 80 रुपए का शेयर खरीद लिया। मेरे पास 80 रुपए में एक शेयर आ चुका है। फिर मैं अपनी डेरिवेटिव मार्केट में गया, डेरिवेटिव मार्केट में वो कॉन्ट्रैक्ट जो कर रखा था वो कॉन्ट्रैक्ट उठाया, मार्केट को दिखाया, मार्केट को दिखाया, देखो मैंने कहा था फ्यूचर में कोई भी रेट हो जाए मैं आपको शेयर 100 रुपए का बेचूंगा। मार्केट ने कहा ठीक है, एक्सरसाइज करना चाहते हो ये कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा, तो मैंने कहा ये रहा मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इसके तहत मैं आपको ये शेयर जो कि मैं आज ही ओपन मार्केट से 80 रुपए का खरीद के लाया हूं, ये लो पकड़ो ये शेयर वापस से और मेरे को 100 रुपए दे दो। मतलब सेम डे ओपन मार्केट से, स्पॉट मार्केट से 80 रुपए का शेयर खरीद के लाया, अंडर डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत वही शेयर उसी टाइम 100 रुपए का बेच दिया। कितना प्रॉफिट हो गया, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। एक तरह से ये नेट सेटलमेंट हो जाता है यहां पे, इस चीज का डिलीवरी नहीं ली जाती है, कई बारी सीधा सीधा नेट सेटलमेंट कर लेते हैं इसका। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। इसी तरीके से अगर शेयर का भाव उल्टा पड़ गया, मैं सोच रहा था 80 रुपए हो जाएगा, अब वो 120 का हो गया, अब ऐसे में क्या होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करवाने जाऊंगा। आप कहो सर अगर यहां पे एक्सरसाइज ना करें, मना कर सकते हैं, नहीं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप मना नहीं कर सकते, बाउंड हो आप। मैं अभी आऊंगा उस चीज पे भी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करवाने गया अंडर डेरिवेटिव मार्केट,
क्या होगा, और यहां पे स्पॉट मार्केट में क्या होगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किस बात का कर रखा था, फ्यूचर में प्राइस जो मर्जी हो जाए, मैं शेयर 100 रुपए का आके मार्केट को बेचूंगा। तो सर मार्केट को बेचने के लिए स्पॉट मार्केट में शेयर बाय करना पड़ेगा। एक महीने बाद स्पॉट मार्केट में गया, शेयर खरीदा, कितने का आया मार्केट में, 120 रुपए का शेयर हो चुका था एक महीने बाद, तो 120 रुपए का मार्केट से शेयर खरीदा। उसी टाइम अंडर डेरिवेटिव मार्केट गया और मार्केट को कहा ये लो शेयर को बेच रहा हूं। आज ही ये शेयर ओपन मार्केट से 120 रुपए का खरीद के आया, स्पॉट मार्केट में अंडर डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको यह शेयर बेच रहा हूं 100 रुपए का। बेचना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। 20 रुपए का नुकसान हो गया यहां पे, मतलब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। यह है आपका ओवरऑल अगर मैं बात करूं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। यहां पे मैंने इसकी ट्रांजैक्शंस भी कि बाय सेल दोनों के केस में अगर हिसाब उल्टा पड़ जाए, फोरकास्ट उल्टा पड़ जाए, तब क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारा मैंने आपको बताया। यहीं पे अगर मैं बोलूं, जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो सर एक होते हैं आपके फॉरवर्ड, एक होते हैं फ्यूचर्स, एक होते हैं ऑप्शंस, एक होते हैं स्वाप्स। फॉरवर्ड में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये ओवर द काउंटर होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं होते, जैसे बैंक्स वगैरह के साथ ज्यादातर ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं डॉलर वगैरह के लिए। इसकी ट्रांजैक्शन भी अभी थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करूंगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा डिटेल में बात करी। ऑप्शंस, वैसे तो ऑप्शंस अलग से चैप्टर आएगा, वहां पे काफी डिटेल में मैं बात करूंगा ऑप्शंस के बारे में, लेकिन यहीं पे अगर मैं एक बात बोल के चलूं, सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल सेम होते हैं, यही सेम चीजें होती हैं, एक फर्क के साथ। फ्यूचर में ऑब्लिगेशन होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है। मतलब आपने अगर शेयर को खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, मना नहीं कर सकते आप, फ्यूचर में आपको खरीदना पड़ेगा। आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है शेयर को बेचने का, जैसे यहां पर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लॉस हो रहा था, लेकिन फिर भी ऑब्लिगेशन है, आपको करना पड़ेगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कीवर्ड आता है ऑब्लिगेशन। ऑप्शंस में अगर आप बात करें ना, यहां पे वर्ड आता है राइट। नाम से ही है ऑप्शन, आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, एट योर डिस्क्रेशन, योर राइट। तो ऑप्शंस में आपको राइट मिलता है, मतलब आपका मन करे, आपको फ्यूचर में फायदा दिख रहा हो तो आप उसको सेटल करवा लेना, आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करवा लेना, आपको नुकसान दिख रहा हो मत करवाना। तो ऑप्शंस एक तरह से अधिकार होते हैं, ऑब्लिगेशन नहीं होता, बस ये फर्क होता है। मतलब जैसे मैंने यहां पे आपको ये वाला केस एक्सप्लेन किया कि मैंने 100 रुपए में शेयर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन शेयर का भाव हो गया 120 रुपए, यहां पे मेरे को लॉस हो रहा था। अगर मैंने ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता, अगर मैंने ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट किया होता, मैं यहां पे इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए मना कर सकता था, मैं कहता मैं नहीं बेचता। मैंने कॉन्ट्रैक्ट भले ही करा था शेयर को 100 रुपए में बेचने का, लेकिन अब मेरे को नुकसान हो रहा है एक महीने बाद, मैं नहीं करता एक्सरसाइज, मैं नहीं बेचता 100 रुपए में शेयर को, खत्म कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे। तो ऑप्शन में आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो लीगली, ये इसका प्रोविजन होता है। यहां पे आपके मन में ये बात जरूर आ रही होगी, सर अगर फिर ऐसी बात है तो फिर तो ऑप्शन सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, फ्यूचर तो बेनिफिशियल है ही नहीं। देखो ऐसा नहीं है, ज्यादातर फिर भी लोग फ्यूचर ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फ्री नहीं होते, इसके लिए ऑप्शन प्रीमियम देना पड़ता है। मतलब आपको फायदा हो नुकसान हो, आपको ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही एक प्रीमियम देना पड़ेगा। अब चाहे फायदा हो नुकसान हो, वो गया, समझ आया। लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फ्री होते हैं, इसमें आपको कोई प्रीमियम या कोई खर्चा नहीं होता, इस कॉन्ट्रैक्ट का फ्री में यह कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। तो इस वजह से मतलब एक फायदा है एक नुकसान है। फ्यूचर का फायदा क्या है, फ्री में हो जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन नुकसान क्या है, ऑब्लिगेशन है। ऑप्शन का फायदा क्या है, अधिकार है, फ्यूचर में मना कर सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन नुकसान क्या है, प्रीमियम देना पड़ता है। ऑल्दो बस इतनी बात यहां पे बताकर चल रहा हूं ताकि ये आपको डेरिवेटिव की अगर थोड़ी सी बात चली है तो ऑप्शंस का भी बेसिक पता चल जाए। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, दुनिया जहां बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें, वो सारी फिर ऑप्शन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। स्वाप क्या होता है सर, यहां पे बस एक सिंपल सी एक लाइन में आपको ये मतलब बता के चल रहा हूं, क्योंकि अगेन स्वाप का भी आपके पास अलग टॉपिक आना है, अलग चैप्टर आना है, अलग क्वेश्चंस आने हैं। स्वाप का एक सिंपल सा क्रक्स यहां पे ये बनता है कि आपको, जैसे यहां पे मैं एक ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं कि मैंने एक ट्रांजैक्शन करी, मान लो 50 शेयर्स पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया एक महीने का, ठीक है, वो हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, या वो हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर वो ओवर द काउंटर किया है, या वो हो गया ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। स्वाप होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम,
मतलब स्वैप जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो सिर्फ एक बारी के लिए नहीं होते, वो काफी लंबे टाइम के लिए होते हैं। मतलब मैंने स्वैप अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, मान लो मैंने किसी से 2 साल का स्वैप कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और मैंने कहा एग्जाम्पल के लिए क्या होता है इसमें, क्या बेसिस बनते हैं इन सारी चीजों के, वो सारी बात स्वैप में सेपरेटली होगी अभी, सिर्फ ताकि डेरिवेटिव का पूरा क्रक्स आपको समझ आए। मान लो मैंने किसी से स्वैप किया 2 साल का, और मैंने कहा हर क्वार्टर वाइज इसको एनालाइज करेंगे। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, स्वैप में जो मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में किया है, यह काम मैंने 2 साल के लिए लगातार कर लिया है, और जो प्रॉफिट लॉस की सेटलमेंट होगी वो हम हर क्वार्टर बाद करेंगे। जनवरी टू मार्च पहला क्वार्टर खत्म, पहला क्वार्टर खत्म होते ही अप्रैल में पहले क्वार्टर के प्रॉफिट लॉस की सेटलमेंट हो जाएगी। अब उसके बाद क्योंकि मैंने स्वैप कर लिया है, 2 साल का किया है, अगला क्वार्टर शुरू, मतलब अब ये ट्रांजैक्शन खत्म नहीं हुई है, 2 साल तक क्वार्टर वाइज क्वार्टर ये ट्रांजैक्शन चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक है ना, ये होते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। और बेसिकली इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ए है, मैंने मान लो एमआरएफ का शेयर खरीद लिया, बी है, मान लो इनके पास आइशर का शेयर है, अब इन दोनों ने स्वैप कर लिया है। ठीक है, स्वैप करने का मतलब ए के पास एमआरएफ का शेयर है, लेकिन ए अपने एमआरएफ के शेयर की रिटर्न बी को देगा, बी के पास आइशर का शेयर है, बी अपने आइशर की रिटर्न ए को दे देगा। ठीक है, और ये रिटर्न्स का सेटलमेंट, मान लो एमआरएफ पे रिटर्न आया 20%, आइशर पे रिटर्न आया मान लो 15%, तो ए एमआरएफ का रिटर्न, ए के पास ओरिजिनली एमआरएफ का शेयर था जिसपे 20% का रिटर्न आया, ये रिटर्न ए किसको देगा, बी को देगा, क्योंकि इन्होंने स्वैप किया है, 20% का रिटर्न ए बी को दे देगा। बी के पास आइशर का शेयर था जिसपे 15% का रिटर्न आया, बी ये 15% का रिटर्न ए को दे देगा, तो नेट 5% का रिटर्न ए देगा, नेट 5% का रिटर्न देगा ए बी को। ठीक है ना, ये स्वैप मान लो हमने 2 साल के लिए कर लिया और कह दिया हर क्वार्टर के एंड में इसका सेटलमेंट करेंगे, तो हर एक क्वार्टर बाद देखा जाएगा। पहले क्वार्टर बाद मान लो वही चीज, पहले क्वार्टर के बाद एमआरएफ ने 20% का रिटर्न दिया, आइशर ने 15% का रिटर्न, तो पहले क्वार्टर की नेट सेटलमेंट ए बी को 5% दे देगा। अब ये कॉन्ट्रैक्ट 2 साल तक लगातार चलेगा हर क्वार्टर बाद। दूसरे क्वार्टर में मान लो एमआरएफ पे 12% का रिटर्न आया, और मान लो आइशर पे 6% का रिटर्न आया, या आइशर पे मान लो 18% का रिटर्न आया, तो एमआरएफ का रिटर्न ए बी को देगा 12%, आइशर का 18% का रिटर्न बी ए को देगा 18%, मतलब नेट सेटलमेंट बी ए को सेकेंड क्वार्टर के बाद 6% दे देगा। इस तरीके से ये स्वैप चलते हैं। मतलब स्वैप एक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, और इस तरीके से रिटर्न्स का स्वैप किया जाता है। आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा स्वैप क्यों किया जाएगा, अगर ए ने एमआरएफ का शेयर खरीदा है और ए को आइशर का रिटर्न चाहिए तो ए आइशर का शेयर खरीद लेगा, ऐसे किसी और के साथ स्वैप करने की क्या जरूरत है। वो सारी चीजें हैं, वही इस तरीके की जो टेक्निकल चीजें हैं स्वैप की, वो स्वैप वाले टॉपिक में ही समझ के चलेंगे। यहां पे क्योंकि डेरिवेटिव स्टार्ट किया है हमने अभी, तो मेरे को ये सारी चीजें आपको एक बारी इन शॉर्ट एक्सप्लेन करनी थी। फ्यूचर पे मैंने सबसे ज्यादा देर की डिस्कशन करी है क्योंकि वो मेरा ये चैप्टर है। आई होप आपको ये बात समझ आई। अच्छा, जैसे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को कहते हैं ना, जो भी ये डेरिवेटिव्स होते हैं, ये डेरिवेटिव्स कहीं ना कहीं, यहां पे मैं डेरिवेटिव के आगे फ्यूचर लिखता चलूंगा क्योंकि मेरा चैप्टर अब फ्यूचर है। ये जो डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्पेसिफिकली यहां पे अगर मैं फ्यूचर की बात करूं, यहां पे सारे डेरिवेटिव्स कवर अप हो जाएंगे जो बात मैं अब कर रहा हूं। ये सब ना कहीं आपके हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स कह लो, या ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके रिस्क मैनेजमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब रिस्क को घटाना या बढ़ाना। रिस्क मैनेजमेंट को प्लीज ये मत समझ लेना सिर्फ घटाना, रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क बढ़ाना भी आ सकता है। भाई किसी की कैपेबिलिटी है कि मैं ज्यादा रिस्क उठा सकता हूं, तो वो ज्यादा रिस्क उठाएगा। क्यों उठाएगा, हायर द रिस्क हायर शुड बी द रिटर्न, तो ज्यादा रिस्क उठाएगा तो ज्यादा रिटर्न आएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट में अगर किसी को लगता है कि मेरी कैपेबिलिटी ज्यादा रिस्क उठाने की है और मैं ज्यादा रिस्क उठा के ज्यादा रिटर्न कमाना चाहता हूं, तो वो रिस्क बढ़ाएगा। किसी को लगता है यार मैं रिस्क कम करना चाहता हूं, बेफालतू में ज्यादा रिस्क उठा लिया है मैंने, तो वो रिस्क कम करता है। एनीवे, कहने का मतलब है रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं डेरिवेटिव फ्यूचर। मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कैसे, कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो हमने किया उससे रिस्क कैसे मैनेज हो सकता है, और स्पेसिफिकली जो मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं उसमें रिस्क मिटिगेट करने की बात करूंगा। ठीक है, मान लो यहां पे मैं आपको कच्चे तेल का एक एग्जांपल देता हूं, क्रूड ऑयल का।
जैसे क्रूड ऑयल के भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं। तो उसके रेफरेंस से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मान लो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिनको फ्यूल क्रूड ऑयल एज अ रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा क्वांटिटीज में चाहिए होता है, ऐसी किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी बड़ी कंपनी है जिसके लिए ये क्रूड ऑयल एक रॉ मटेरियल का काम करेगा, और मान लो आज ये रॉ मटेरियल, ये क्रूड ऑयल, आज का इसका भाव $50 पर बैरल चल रहा है। पर बैरल के हिसाब से मिलता है ये $50 पर बैरल क्रूड ऑयल का भाव चल रहा है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात, आने वाले टाइम में अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया, आने वाले टाइम में अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया, मान लो $70 पर बैरल हो गया, तो इस इंडस्ट्री को नुकसान होगा या फायदा होगा? अभी मैंने स्टॉक मार्केट की कोई बात ही नहीं करी है, जनरल बिजनेस की बात कर रहा हूं सर। बिल्कुल यहां पे नुकसान होगा, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आज मेरा रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल $50 पर बैरल के हिसाब से आ रहा था। एक महीने बाद अगर इसका रेट, मान लो ये एक महीने बाद की बात कर रहे हैं, एक महीने बाद अगर इसका रेट $70 पर बैरल हो गया, तो मेरा तो रॉ मटेरियल $20 पर बैरल के हिसाब से बढ़ गया। अब मेरे रॉ मटेरियल की अगर कॉस्ट बढ़ गई है तो ऑब्वियसली लागत बढ़ गई है, या तो सेलिंग प्राइस अगर मैं बढ़ाना नहीं चाहता हूं, कॉस्ट बढ़ चुकी है तो प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, या मैं मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस बढ़ाऊंगा तो हो सकता है डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। इन एनी केस बिजनेस डिसरप्ट हो सकता है, लॉस है यहां पे। ठीक है, इसी बिजनेस के लॉस को मिटिगेट करने के लिए मैं डेरिवेटिव मार्केट में आता हूं। यहां तक आई गेस आपको पहले समझ आया। अब डेरिवेटिव मार्केट में लॉस मिटिगेट कैसे होगा वो देखेंगे। मतलब अभी हम आज की इस पोजीशन पे हैं और मुझको आज ही ये डर लग रहा है, ऐसा हो नहीं गया, $70 का भाव हो नहीं गया, मैं आज इस डेट पर बैठा हूं जब क्रूड ऑयल का भाव $50 पर बैरल है, लेकिन मुझको यह डर है कि अगर एक महीने बाद इस क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया, $70 पर बैरल हो गया, तो मेरे को नुकसान हो सकता है। आने वाले टाइम के नुकसान को ही तो अनसर्टेनिटी कहते हैं, रिस्क कहते हैं। तो आने वाले टाइम की जो अनसर्टेनिटी है, रिस्क है, इसी को कवर अप करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए मैं डेरिवेटिव मार्केट में आया और मैंने इस कच्चे तेल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, जब मैंने आज इस कच्चे तेल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करा, बाय करने का ही किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज कच्चे तेल का भाव $50 पर बैरल चल रहा है, एक महीने बाद इसका भाव कुछ मर्जी हो जाए ओपन मार्केट में, चाहे $50 से बढ़ जाए, चाहे $50 से घट जाए, मैं आपसे कच्चा तेल $50 पर बैरल में ही बाय करूंगा। इस बात का मैंने आज ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। समझ आया? अच्छा, ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज मैंने किया है, इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की भी वैल्यू कितनी है? $50 पर बैरल। क्यों? क्योंकि ये अपनी वैल्यू कहां से डराइव कर रहा है? अपने अंडरलाइंग एसेट से। इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अंडरलाइंग एसेट क्या है? कच्चा तेल। ठीक है, जैसे जैसे कच्चे तेल की कीमत फ्लक्चुएट करेगी, वैसे वैसे ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत फ्लक्चुएट करेगी। अब सर एक महीने बाद अगर एक्चुअली में यह सिचुएशन आ गई कि कच्चे तेल का भाव $70 पर बैरल हो गया, तो क्या होगा? यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये डेरिवेटिव मार्केट है, ये आपकी ओपन मार्केट, मेन इंडस्ट्री आपकी चल रही है। अगर आपका मार्केट में भाव हो गया $70 पर बैरल, तो बिजनेस में आपको लॉस हुआ कितना? $20 पर बैरल का आपको बिजनेस में लॉस हो गया, क्योंकि आपको अब बिजनेस के लिए, कहां पहले $50 पर बैरल का कच्चा तेल खरीदते थे, अब आपको वही बिजनेस के लिए $70 पर बैरल का कच्चा तेल खरीदना पड़ेगा। $20 पर बैरल का आपको बिजनेस में लॉस हुआ, लेकिन सर यही लॉस आप डेरिवेटिव मार्केट में कवर अप कर जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में कवर अप कर जाएंगे। कैसे? डेरिवेटिव मार्केट में आपने स्टॉक एक्सचेंज में कच्चे तेल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा, आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा कि मैं तो कच्चा तेल एक महीने बाद जो मर्जी भाव हो जाए $50 पर बैरल में खरीदूंगा। अब होगा क्या डेरिवेटिव मार्केट में? अब मैं सिर्फ इस मार्केट के ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंज में क्या ट्रेड होगा? डेरिवेटिव मार्केट में आप बाय करेंगे कच्चा तेल $50 पर बैरल में। आपने $50 पर बैरल में ट्रेड किया हुआ था, बाय किया, एक्चुअली में डिलीवरी नहीं आई है आपके पास कच्चे तेल की, एक्चुअली में डिलीवरी जो थी वो आपने अपनी स्पॉट मार्केट में इंडस्ट्री के लिए कर लिया है। आप $70 का कच्चा तेल खरीद चुके हो और उसको यूज कर रहे हो। ये तो मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, डेरिवेटिव मार्केट की। तो डेरिवेटिव मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में $50 पर बैरल का आपको कच्चा तेल मिल गया,
क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, भले ही मार्केट में एक महीने बाद $70 का रेट हो गया था, आप उसी टाइम $50 का यहां पे खरीद के, आउटफ्लो कितना हुआ आपका स्टॉक एक्सचेंज में $50 का, आप स्पॉट मार्केट में गए, स्पॉट मार्केट में भी स्टॉक एक्सचेंज में ही आप स्पॉट मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में गए, वहां पे आपने देखा ओपन मार्केट में इसका भाव कितना चल रहा है, $70 पर बैरल। इतने में आपने स्टॉक मार्केट में बेच दिया ये कच्चा तेल। तो डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत आपको कच्चा तेल $50 पर बैरल का मिला, जबकि स्टॉक एक्सचेंज में स्पॉट मार्केट में रेट चल रहा था $70 पर बैरल का। इतने में आपने बेच दिया, आपको यहां पे $20 का पर बैरल के हिसाब से प्रॉफिट हो गया। आई गेस आप समझ पाए। जहां आपको आपकी फिजिकल मार्केट में, फिजिकल इंडस्ट्री में $20 पर बैरल का नुकसान हुआ था, वो नुकसान आपने स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने पर रिकवर कर लिया, उतने का ही आपने प्रॉफिट कमा लिया। यहीं पे आप ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ये मैंने यहां पे जो लॉस काउंट किया है वो एक बैरल के हिसाब से किया है कि एक बैरल $50 का था, वही एक बैरल $70 का खरीदना पड़ा, $20 एक बैरल का नुकसान हुआ है। यहां पे आपको एक बैरल चाहिए, डेरिवेटिव मार्केट में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट 2 बैरल का कर लो तो आपका ये प्रॉफिट डबल हो जाएगा, $40 का हो जाएगा। समझ आया? लेकिन आपने रिस्क डबल कर दिया अपना। इस तरीके से आप अपना रिस्क डबल भी कर सकते हो। जब मैंने एग्जैक्टली 1 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट किया, रिस्क एलिमिनेट करने की कोशिश करी। आप यहां पे 1 बैरल फिजिकल इंडस्ट्री में करना चाहते हो, आप यहां पे 0.5 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो, तो आपने 100% रिस्क कवर अप नहीं किया है। 0.5 बैरल का करोगे तो ये जो आपको एक बैरल $50 का था, जबकि आपने 0.5 बैरल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आपकी जेब से $25 जाएंगे। ठीक है ना? इसी तरीके से सेल करोगे $35 आएंगे, आधा, क्योंकि आपने आधे बैरल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो आपका यहां पे प्रॉफिट कितना हो पाएगा? सिर्फ $10 का, जबकि लॉस कितना हुआ है? $20 का। समझ आया आपको ये? तो इस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो, फिजिकल मार्केट में क्या रिस्क हो रहा है और उसको स्टॉक एक्सचेंज की स्पॉट मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट में। यहां से मैंने आपको तभी यहां पे बताया था, ये एक तरह से हेजिंग टेक्निक्स होती हैं, रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स होती हैं ये सब। आई होप आपको ये सारा क्लियर हुआ। इसीलिए लोग डेरिवेटिव मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में एंटर करते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, वहां से नुकसान हो रहा है या वहां पे रिस्क नजर आ रहा है, तो चलो डेरिवेटिव मार्केट पर चलते हैं, वहां से रिस्क मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स में आती हैं। यहां से अगर मैं इसी कच्चे तेल की जैसे बात चली है, आपने कुछ टाइम पहले की न्यूज सुनी होगी कि कच्चे तेल का भाव रातों रात नेगेटिव चला गया था, -$37 पर बैरल हो गया था। एक्चुअली में अब वो न्यूज फ्लैश करना है, उस एक पर्टिकुलर चीज को सेंसेशनल बनाना है, तो आप ठीक है, न्यूज में आ गया कि $37 पर बैरल नेगेटिव में भाव चला गया था। कच्चे तेल का नेगेटिव में भाव जाने का तो मतलब यह है, मैं आपको कच्चा तेल बेच भी रहा हूं और उसके बदले आपको पैसे भी दे रहा हूं। मतलब इसका तो मतलब, इस पे कई लोगों ने मीम्स बनाने शुरू कर दिए थे, फिर तो हम पेट्रोल पंप जाएंगे, पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल भी डालेंगे गाड़ी में और उसके बाद पैसे भी देंगे। मतलब ऐसा एक्चुअली में हुआ नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कच्चे तेल का भाव नेगेटिव नहीं गया था, वो नेगेटिव गया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आज मेरे को कच्चा तेल खरीदना हो तो वो एक्चुअली में ऐसा हो रहा था कि कच्चा तेल भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। वो एक्चुअली में था क्या, अगर उसके कॉन्सेप्ट को भी मैं यहां पे मर्ज करूं, मान लो जनवरी के महीने में, मैं इंडिया के रेफरेंस से बात कर रहा हूं, वैसे हर कंट्री का यही हाल था। मान लो जनवरी के महीने में इंडिया ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्यूचर या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि हम मान लो 10,000 बैरल कच्चा तेल खरीदना चाहते हैं, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया जनवरी में, मान लो उस दिन कच्चे तेल का भाव चल रहा था, मान लो $20 पर बैरल, ठीक है। तो मैंने जनवरी के महीने में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आज से 3 महीने बाद तेल खरीदूंगा, आज नहीं खरीदूंगा, आज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं जनवरी में कि आज से 3 महीने बाद तेल खरीदूंगा, 10,000 बैरल खरीदूंगा, जो कि कीमत मैंने आज ही डिसाइड कर ली, $20 पर बैरल के हिसाब से खरीदूंगा। अब हुआ क्या, जनवरी के बाद लग गया यहां पे मार्च में किसी कंट्री में, फरवरी में वगैरह वगैरह लॉकडाउन लग गया बीच में। अच्छा, लॉकडाउन लगने की वजह से हुआ क्या, जो कच्चे तेल की कंजम्पशन थी वो कम हो गई।
कच्चे तेल की कंजम्पशन कम होती गई। फिर आपने सुना भी होगा ओपेक नेशंस की, सऊदी अरेबिया, यूएस वगैरह की, इन सब कंट्रीज की मीटिंग हुई थी और उसमें डिसाइड हुआ था कि पूरे तरीके से इसकी कच्चे तेल की प्रोडक्शन ही बंद कर दो, स्टॉप कर दो। ये वैसे पहली बार हुआ था, नहीं तो हमेशा कच्चे तेल की प्रोडक्शन कम ज्यादा तो हो जाती है मार्केट की डिमांड को देखते हुए, बिल्कुल बंद नहीं होती है। उसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि कच्चा तेल निकालने के लिए जो तेल के कुओं में ऑयल रिग्स वगैरह लगाए जाते हैं, इस तरीके की ये मशीन्स होती हैं कि आप ये ना कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है कि आप कच्चा तेल एक्सट्रैक्ट करते जाओ तो ठीक है, अगर आपने एक बारी वो एक्सट्रैक्शन बंद कर दी फॉर द टाइम बिंग, चाहे कुछ ही दिन के लिए बंद करी, उसको दोबारा से स्टार्ट करना इज जस्ट लाइक दोबारा से पूरा कच्चा तेल के कुएं में दोबारा से पूरी मशीन वगैरह इंस्टॉल करना। तो मतलब कहने का यह है, स्टॉप करने का मतलब है बहुत ज्यादा खर्चा होना। इसीलिए कोई कंट्री ना लॉकडाउन में कंजम्पशन बिल्कुल खत्म हो गई थी, फिर भी कोई कंट्री, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थी, फिर भी कोई कंट्री कच्चे तेल की एक्सट्रैक्शन को बंद नहीं करना चाह रही थी। किसी कंट्री को बोलो तुम बंद कर लो यार, मार्केट में डिमांड नहीं आ रही, लॉकडाउन लग चुका है, कंजम्पशन है नहीं, क्यों तेल निकालते जा रहे हो, वो कहते थे तुम बंद कर लो। कोई भी कंट्री प्रोडक्शन बंद नहीं कर रही थी जबकि कंजम्पशन बंद हो चुकी थी। आई होप ये रीजन आपको समझ आ गया, प्रोडक्शन क्यों नहीं बंद कर रहे थे, एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं बंद कर रहे थे, क्योंकि हर कंट्री को यह था अगर एक्सट्रैक्शन हमने बंद कर दी तो दोबारा कुछ दिन बाद जब एक्सट्रैक्शन शुरू करेंगे ऑयल रिग्स में से कच्चे तेल की, तो वो दोबारा वही सारा खर्चा होगा जब पहली बार हमने कच्चा तेल निकालने के ऑयल रिग्स लगाए थे। तो जब ये ओपेक नेशंस की मीटिंग हुई तो उसमें यही डिसाइड हुआ यार बंद कर लो, जो नुकसान होगा वो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन बंद कर लो। क्यों ये डिसाइड हुआ? क्योंकि सर हुआ क्या, कंजम्पशन बंद हो गई लगातार लॉकडाउन के दौरान भी। जब कंजम्पशन खत्म है बिल्कुल, ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ऑयल प्रोड्यूस करते गए, जितने भी स्टोरेज की जगहें थी कच्चे तेल को स्टोर करने के लिए, वो सारी स्टोरेज की जगहें भर गई, पूरे तरीके से भर गई। अब कच्चा तेल ऐसा नहीं है कि मैं कैनी में भर के अपने घर पे रख लूं। क्रूड ऑयल को स्टोर करने के लिए गवर्नमेंट स्पेसिफाइड जगहें होती हैं, आप सिर्फ उन गवर्नमेंट स्पेसिफाइड स्टोरेज प्लेसेस पे ही कच्चे तेल को स्टोर कर सकते हैं, नॉर्मली कहीं पे भी आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी स्टोरेज स्पेसेस थी वो सारी फिल आउट हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम तक कंजम्पशन बंद हो गई, लेकिन ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ने प्रोडक्शन बंद नहीं करी। कंजम्पशन बंद हो गई, प्रोडक्शन चलती गई। प्रोडक्शन जब तक स्टोरेज स्पेसेस थी, उन स्टोरेज स्पेसेस में आप प्रोडक्शन को रखते गए। एक टाइम ऐसा आया स्टोरेज भी भर गई। अब स्टोरेज भर चुकी है, कंजम्पशन है नहीं, कच्चा तेल निकलता जा रहा है, उसका करें क्या? उसको सड़कों पे बहा दें, पानी में बहा दें, उसका करें क्या? कहीं पे भी ऐसे भी नहीं बहा सकते क्योंकि इन्फ्लेमेटरी है, आग लगने का डर है, वगैरह वगैरह जो भी है। कहने का मतलब है, पहली बात, इसीलिए उन नेशंस की उस टाइम पे मीटिंग हुई थी कि इसको प्रोडक्शन को बंद करो, नहीं तो बहुत बवाल हो जाएगा। एंड बाय द वे यही रीजन था कि अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनो, इंडिया ने जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, मैं रेफरेंस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, ये ऑल ओवर द ग्लोब हुआ था। इंडिया ने जनवरी में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि हम 3 महीने बाद, एग्जाम्पल के लिए फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपसे कच्चा तेल खरीदेंगे 10,000 बैरल। ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट था। फरवरी, मार्च, इन महीनों के दौरान भी थोड़ा थोड़ा कच्चा तेल तो स्पॉट मार्केट में भी इंडिया खरीदता गया था। अब इंडिया के भी स्टोरेज स्पेसेस सारे भर चुके हैं, ठीक है। अब अप्रैल का महीना आया, अप्रैल का महीना आते आते इंडिया के सारे स्टोरेज स्पेसेस भर चुके हैं। कच्चा तेल खरीद के ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस बनाते जा रहे थे, हम खरीदते जा रहे थे, स्टोरेज स्पेसेस भर चुके हैं। सिर्फ हमारे ही नहीं, बाहर सबके। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं और स्टोर करवा सकते हैं। अब अप्रैल का महीना आया, ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था 10,000 बैरल खरीदने का, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट आया, टाइम आया। अब इंडिया ने सोचा अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करवा लेते हैं और ये 10,000 बैरल खरीद लेते हैं तो इसको स्टोर कहां करेंगे? हमारे पास तो जगह नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ेगा स्टोरेज स्पेस को बोरो करने के लिए। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी स्टोरेज स्पेसेस खत्म हो चुकी हैं। जो थोड़ी बहुत स्टोरेज स्पेसेस अभी भी बाकी थी उस टाइम पे, क्योंकि अब स्टोरेज स्पेसेस की सप्लाई बहुत कम हो चुकी है, सारी स्टोरेज स्पेसेस भर चुकी हैं, तो इसलिए स्टोरेज स्पेसेस का जो रेंटल चार्जेस है वो बहुत बढ़ चुका है। एग्जांपल के लिए स्टोरेज स्पेसेस का रेंटल चार्जेस $50 हो चुका है कि एक, एग्जांपल ले रहा हूं सिंपल सा, कि एक बैरल अगर आपको स्टोर करना है तो $50 लगेगा, या ज्यादा ही हो गया ये। एक बैरल अगर आपको स्टोर करना है तो मान लो $15 की स्टोरेज स्पेस मिलेगी। हमने जिनसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमने उनसे पूछा अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दें
कॉन्ट्रैक्ट ब्रेच कर दें, कॉन्ट्रैक्ट अगर हम तोड़ दें, तब बताना आप हमसे कितना पैसा लोगे। तो उन लोगों ने बोला जिनसे भी हमने ये फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, सर अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो, यहां पे एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट तो आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं करते तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। हमने कहा वही पूछ रहे हैं, पेनल्टी बताओ कितनी लगेगी। मान लो इन्होंने कहा सर आपको $5 पर बैरल की पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब इसका क्रक्स सुनिए, बड़ी सिंपल सी बात, मान लो आप इंडिया कंट्री को मैनेज कर रहे हो, आप क्या डिसीजन लोगे? कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने का डिसीजन लोगे ऐसे केस में, या तोड़ने का डिसीजन? कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो $5 पर बैरल लगेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करते हैं तो $20 पर बैरल में तो तेल खरीदना है, जेब से $20 पर बैरल भी जाएगा। उसके बाद इस तेल को स्टोर करने के लिए $15 पर बैरल के हिसाब से किराए पर स्टोरेज स्पेस भी लेनी पड़ेगी, तो $15 पर बैरल ये भी जाएगा, तो आपकी जेब से $35 पर बैरल जाएगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करते हो और तेल खरीदते हो, जबकि आपको तेल की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की जो स्टोरेज स्पेसेस थी वो सारी भरी पड़ी है, कंजम्पशन ही नहीं है, अभी तो आपके पास खूब तेल पड़ा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत भी अगर तेल खरीदते हो तो सर $35 का खर्चा है, $20 का तो तेल आएगा, $15 पर बैरल के हिसाब से स्टोरेज स्पेस आएगी। कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हो तो तेल नहीं आएगा और आपको $5 भी देने पड़ जाएंगे। इस वजह से तेल का भाव वहां पे $37 नेगेटिव में चला गया था, क्योंकि अगर इस ट्रांजैक्शन का क्रक्स देखें तो यही बनाना कि इंडिया जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया उसको कह रहा है मुझको तेल भी नहीं चाहिए और इसके बदले तुम मुझसे $5 भी ले जाओ। आई गेस आपको ये बात समझ आई, मुझको तेल भी नहीं चाहिए, तेल भी अपने पास रखो और मेरे से $5 पर बैरल भी ले जाओ। तो इसलिए ये बात बन गई कि तेल का भाव नेगेटिव में चला गया। अब मैं अगर तेल भरवाने जाऊंगा तो तेल भी मिलेगा, पैसे भी मिलेंगे, ऐसा नहीं था। यहां से क्रक्स क्या निकला, आई गेस आपको ये सारी बात समझ आ गई। एंड बाय द वे इसीलिए फिर उस टाइम पे प्रोडक्शन स्टॉप करी गई थी तेल की फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि कंजम्पशन बिल्कुल खत्म थी। मेरा यहां पे कहने का मतलब है ये सारी बातें जो मैंने आपसे डिस्कस करी, जो तेल का भाव नेगेटिव गया था वो स्पॉट मार्केट में नहीं गया था। मतलब कोई स्पॉट मार्केट में तेल खरीदने जाए कि मेरे को आज तेल खरीदना है, आज की आज उसको कंज्यूम करना है, सर उसका तब भी वही भाव था जो वैसे चल रहा था। जो ये नेगेटिव गया था ये फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट में गया था। मतलब सिर्फ उन लोगों के लिए नेगेटिव भाव गया था तेल का जो लोगों ने फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखे थे, क्योंकि स्टोरेज की दिक्कत उन्हीं के साथ आई थी। जिन्होंने फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रखे वो तेल खरीदने जाएंगे ही तब जब उनको कंजम्पशन के लिए चाहिए। अगर उनको कंजम्पशन के लिए तेल चाहिए ही नहीं तो वो खरीदने भी नहीं जाएंगे, खरीदने नहीं जाएंगे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना नहीं पड़ रहा, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं पड़ रहा। सिर्फ जिन्होंने ऑलरेडी फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लॉकडाउन से पहले कर रखे थे उनको अब ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बदले पेनल्टी देनी पड़ी, तो ये फॉरवर्ड फ्यूचर के लिए इसका भाव नेगेटिव चला गया था। ये अब आपकी नॉलेज के लिए मैंने सारा डिस्कस किया है। आइए अब थोड़ी सी नोटिंग शुरू करते हैं। हमने ये सारी बातें डिस्कस कर ली, आई गेस आपको पूरा यहां से फॉरवर्ड फ्यूचर सारा अच्छे से क्लियर हुआ, जो इनका ट्रांजैक्शन का मैकेनिज्म है क्या नहीं, कोई भी पूछे पेपर में कैसे मर्जी आ जाए, आई होप आप समझ पाएंगे क्वेश्चंस में, आई गेस आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा नोटिंग शुरू करते हैं अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखिए यहां पे पहला पॉइंट लिखिए, स्टॉक मार्केट पहली बात, दो सेगमेंट्स की बात होती है यहां पे, एक कैश मार्केट या कैश सेगमेंट जिसको हम कहीं ना कहीं अपनी स्पॉट मार्केट बोल देते हैं, और एक होता है फ्यूचर सेगमेंट। देखो जो कैश सेगमेंट होता है उसमें तो आती है स्पॉट मार्केट कि आज शेयर में डील करना, आज शेयर खरीद लिए कुछ टाइम बाद शेयर को बेच देना, इंट्राडे करना वगैरह वगैरह, वो सब तो हो गई आपकी स्पॉट मार्केट। फ्यूचर सेगमेंट में आते हैं मेनली दो चीजें, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड भी आ जाएंगे, फॉरवर्ड अलग से बात करूंगा, एक होते हैं मेनली ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना। अभी हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पहले कैश सेगमेंट इसके बारे में लिख देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड टुडे
shares and payment will be exchanged today at today's prevailing rate। ये तो हो गया आपका कैश सेगमेंट में कि भैया कॉन्ट्रैक्ट आज एंटर हुआ है, आज की आज शेयर्स और पेमेंट का एक्सचेंज होगा जो आज भाव चल रहा है उसके हिसाब से। इसके बाद थर्ड पॉइंट फ्यूचर सेगमेंट। कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर टुडे shares and payment will be exchanged at future date at prices decided today at the time of contract। मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट आज एंटर हो रहा है, प्राइस और टाइम आज डिसाइड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो ट्रांजैक्शन होगी वो फ्यूचर में होगी। शेयर्स और उसका पेमेंट का जो एक्सचेंज होगा वो फ्यूचर में होगा। ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट लिखिए इसके बाद इनिशियल मार्जिन। अभी ये समझाया नहीं है, समझेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट which is paid at the time of entering into a forward contract it is not an expense एक्सपेंस क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो एज इट इज वापस मिल जाना है। ठीक है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तभी यहां पे ये वर्ड लिखवाया है। अच्छा, इसके बाद फिफ्थ पॉइंट मार्क टू मार्केट मार्जिन। प्यार से हम इसको बोल देंगे एमटीएम, मार्क टू मार्केट। इट इज अ टाइप ऑफ डेली प्रॉफिट और लॉस इट इज अ टाइप ऑफ डेली प्रॉफिट और लॉस अमाउंट। हेडिंग डाली है इसके बाद सिक्स्थ मेंटेनेंस मार्जिन। मेंटेनेंस मार्जिन it is a deadline below which initial margin amount should not fall or additional amount will be required। If on any day initial margin falls below the maintenance margin, it should be brought back
to the original initial margin amount. It should be brought back to the original initial margin amount by depositing additional money. अभी समझते हैं क्या सब होता है ये सारा, एक बार नोट डाउन करिए। तो एक एग्जांपल पिक करते हैं इस सबको समझने के लिए। मान लो एक शेयर है जिसका आज का प्राइस, शेयर प्राइस टुडे, मान लो आज इस शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, सिंपल एग्जांपल, ठीक है ना। और हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं इसके मान लो 1000 शेयर्स पे, ठीक है ना। मतलब टोटल वैल्यू कितनी है जिस पे मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूं? 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख वर्थ के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे मैं ट्रेड करना चाहता हूं। अब यहां पे सबसे पहले इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको एक इनिशियल मार्जिन मनी देना पड़ता है। इनिशियल मार्जिन एक तरह से एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि आप पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करते करते ही आपने एक सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट रख दिया। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट आपसे इसलिए लिया जाता है कि कल को आपके इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत अगर कोई लॉस हो जाए तो उस लॉस को उस सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट में से एडजस्ट करवा लिया जाता है। हां, अगर आपको इस कॉन्ट्रैक्ट पे कभी कोई लॉस होता ही नहीं है तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है आपको एज इट इज ये इनिशियल मार्जिन अमाउंट वापस मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब कोई खर्चा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज आपसे इनिशियल मार्जिन मनी ले लिया, आपका अब ये खर्चा हो गया, ये आपको एज इट इज वापस मिल जाता है। लॉस हो गया तो लॉस का पैसा तो वैसे भी आपको देना था ना, वो आपका इनिशियल मार्जिन में से एडजस्ट हो जाएगा, बाकी अगर कुछ बच गया तो आपको मिल जाएगा वापस, ठीक है ना। मान लो 1 लाख रुपए का 10%, ये एग्जांपल ले रहा हूं 10%, मतलब ये डिसाइडेड, ये फिक्स नहीं होता है। मान लो 10,000 रुपए का आपसे इनिशियल मार्जिन मनी ले लिया गया, ठीक है ना। अब ये इसी एग्जांपल में मैं आपको मेंटेनेंस मार्जिन, इनिशियल मार्जिन, अपना मार्क टू मार्केट, ये सारा भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। इनिशियल मार्जिन आ गया। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो ये 2 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट किया, और ये जो शेयर प्राइस टुडे है, आज मान लो चल रही है 1 अप्रैल 2019 या 2020, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा अप्रैल में, 31 में 2020 मान लो इसकी एक्सरसाइज डेट है, ठीक है ना। 2 महीने का हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब वैसे तो जो काम अब मैं आपको करके दिखा रहा हूं वो डेली बेसिस पे होता है, हर दिन होता है, लेकिन मैं ऑब्वियसली हर दिन का तो नहीं, 2 महीने के एक ही डेट का तो नहीं, कुछ कुछ डेट्स का रेफरेंस लेके यहां पे बात कर रहा हूं। मान लीजिए 5 अप्रैल 2020 को एक्चुअली में स्पॉट मार्केट में शेयर का प्राइस हो गया 120 रुपए। मतलब अगर आज की आज, वैसे तो आज सेटलमेंट नहीं होगी, सेटलमेंट तो 31 मार्च लिख दिया मैंने यहां पे, सॉरी, 31 मई, वैसे तो सेटलमेंट 31 मई, 2 महीने बाद होनी है, लेकिन अगर आज की आज सेटलमेंट हो जाती तो मैं फायदे में था या नुकसान में था? मैंने सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है शेयर को बाय करने के लिए, ठीक है ना। मतलब मैंने कहा है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत फ्यूचर में शेयर का प्राइस जो मर्जी हो जाए, मैं 100 रुपए का शेयर बाय कर लूंगा। अगर 5 अप्रैल को सेटलमेंट होती तो ओपन मार्केट में शेयर 120 रुपए का आ रहा है, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के तहत 100 रुपए का शेयर मिल जाएगा, 20 रुपए सस्ता शेयर मिलेगा, मेरे को फायदा है। तो सर आज के हिसाब से मेरा प्रॉफिट है, पर शेयर 20 रुपए का प्रॉफिट है, और मैंने 1000 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आज के हिसाब से मेरा 20,000 रुपए का प्रॉफिट है। समझ आया? तो यहां पे MTM में लिख दिया जाएगा 20,000 रुपए का आपका प्रॉफिट, 10,000 रुपए का आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है, टोटल अमाउंट 30,000 रुपए। इस टोटल अमाउंट MTM का 30,000 रुपए का मतलब है इतना अमाउंट आपको एज एन इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट से लेना है। तो अगर 5 अप्रैल को सेटलमेंट हो जाए तो मेरे को स्टॉक मार्केट से कितना पैसा लेना है? 20,000 रुपए का प्रॉफिट जो कमाया है, 10,000 रुपए का जो आपने मुझसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया था, ठीक है ना। अच्छा, मैं आगे बढ़ने से पहले यहीं पे एक बात और लिख रहा हूं। मान लो इनिशियल मार्जिन के साथ ही
बस लिख रहा हूं, अभी समझाऊंगा इसको। एक मेंटेनेंस मार्जिन ये आपको स्टॉक मार्केट देता है, मेंटेनेंस मार्जिन आपको स्टॉक मार्केट बताता है एज पर योर इनिशियल मार्जिन। मान लो मेंटेनेंस मार्जिन आपको स्टॉक मार्केट ने 8,000 बताया हुआ था, क्या होगा अब, इसका मतलब क्या है वो भी समझेंगे, ठीक है ना। अभी तक तो इसकी रेलेवेंसी नहीं है इस एग्जांपल में, इसलिए बस मैंने लिख के छोड़ दिया। अब मान लो 10 अप्रैल को 2020 स्पॉट मार्केट में मान लो इसका भाव हो गया है 115, ठीक है ना। अब स्पॉट मार्केट में इसका भाव हो गया है 115। देखो 5 अप्रैल तक के तो प्रॉफिट को मैं बुक कर चुका हूं, तो अब 5 अप्रैल से आगे की बात करूंगा, ठीक है ना। मैं आपको दो तरीकों से समझा के चलूंगा। आप इनिशियल 100 रुपए जो बिल्कुल स्टार्टिंग का लेवल था उसके हिसाब से भी बात कर सकते हैं, आप 5 अप्रैल के हिसाब से भी बात कर सकते हैं। पहले अब मैं 5 अप्रैल तक का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुका हूं, तो अब मैं 5 अप्रैल से सबसीक्वेंट बात करता हूं। 5 अप्रैल के हिसाब से 120 रुपए था, 10 अप्रैल के हिसाब से 115, 5 रुपए का प्रॉफिट है या लॉस है? सर अगर 5 अप्रैल के साथ कंपेयर करोगे तो 5 रुपए का लॉस है, तो मेरा यहां पे प्रॉफिट नहीं आया, मेरा यहां पे लॉस आ गया है 5 अप्रैल के हिसाब से। पर शेयर 5 रुपए का लॉस, 1000 शेयर्स थे, 5,000 रुपए का मेरा लॉस आ चुका है। इस दिन अब मेरा एमटीएम कितना बनेगा, मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि नेट स्टॉक एक्सचेंज से आपको लेना कितना है। अभी तक आप कह रहे थे 30,000 लेना है, लेकिन अब आपको 5,000 रुपए का लॉस आ चुका है, तो अब आप स्टॉक एक्सचेंज से कितना लोगे? 25,000। 30,000 अभी तक के हिसाब से, 5,000 का लॉस एडजस्ट करके 25,000 आपको मिलेगा। ये तो मैंने आपको बता दिया पहला तरीका। अगर आप इसको 5 अप्रैल से कंपेयर करते हो, कई बच्चे कहते हैं सर 5 अप्रैल से कंपेयर क्यों करूं? आप इनिशियल लेवल से कंपेयर करो ना। आपने शर्त लगाई थी 100 रुपए की, अब 10 अप्रैल को अगर सेटलमेंट हो तो बताओ क्या होगा। अगर आप दूसरा मेथड, आंसर सेम आएगा, उससे अगर कंपेयर करते हो, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ओपन मार्केट में शेयर कितने मर्जी का हो जाए, मैं 100 रुपए का शेयर बाय करूंगा। अगर यह सेटलमेंट 10 अप्रैल को होती तो 10 अप्रैल को स्पॉट मार्केट में कितना भाव हो चुका है? 115। तो स्पॉट मार्केट में शेयर मिलता है 115 का, कॉन्ट्रैक्ट के तहत कितने का मिलेगा? 100 रुपए का। तो 10 अप्रैल को कितना फायदा है? 15 रुपए पर शेयर फायदा है। सर अब तो प्रॉफिट आ गया, कोई बात नहीं, रुको। पर शेयर 15 रुपए का फायदा है, कितने शेयर? 1000 शेयर। कितना टोटल फायदा है? 15,000। तो इस हिसाब से अगर मैं एमटीएम निकालूं तो 15,000 का आज के हिसाब से टोटल प्रॉफिट है। एक तो ये लेना है स्टॉक एक्सचेंज से, प्लस 10,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये लेना है स्टॉक एक्सचेंज से। अभी भी सर आपका अमाउंट स्टॉक एक्सचेंज से लेने वाला 25,000 ही आएगा। जो मैंने पहला मेथड बताया उसमें भी 25,000 आ रहा है, जो दूसरे तरीके से बताया उसमें भी 25,000 आ रहा है। कहने का मतलब है पहले वाले मेथड में तो मैंने जो 25,000 निकाला उसमें 5 अप्रैल के प्रॉफिट में से उसी के आगे का लॉस एडजस्ट करके नेट अमाउंट निकाल दिया, और जो दूसरा मेथड आपको बताया उसमें इनिशियल लेवल से ही मैंने कंपेयर किया, 5 अप्रैल को मैंने खत्म कर दिया, ठीक है ना। कैसे मर्जी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका हमेशा सेम आता है। मान लो 15 अप्रैल को स्पॉट मार्केट में शेयर का भाव मान लो 98 पहुंच गया। अब स्पॉट मार्केट में, अब मैं सेकंड मेथड में जैसे बताया ना, इनिशियल लेवल से कंपेयर करके, बस वही आपको बता के चल रहा हूं, ठीक है ना, आगे के सारी डेट्स पे। अब अगर मैं स्पॉट मार्केट के हिसाब से चलूं, इसको ना 99 मान लो, 98 नहीं। अगर मैं इनिशियल लेवल के हिसाब से चलूं तो मैंने स्पॉट मार्केट में कहा था, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में सॉरी कहा था कि स्पॉट मार्केट में भाव जो मर्जी हो जाए मैं शेयर 100 रुपए का खरीदूंगा। स्पॉट मार्केट में शेयर हो चुका है 99 का, मतलब ओपन मार्केट में जाके खरीदूं। अगर 15 अप्रैल को सेटलमेंट हो जाए तो ओपन मार्केट में जाके खरीदूं तो सर 99 का शेयर मिलेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत खरीदूं तो 100 रुपए का शेयर मिलेगा, 1 रुपए पर शेयर का नुकसान है, महंगा खरीदना पड़ेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। और ये मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, जैसे मैंने सेकंड मेथड में बताया था। तो 1 रुपए पर शेयर का नुकसान है, आपके 1000 शेयर्स थे, तो टोटल आपका लॉस 1000 रुपए का आ गया, ठीक है ना। एमटीएम कितना आएगा अब इस दिन के हिसाब से? तो सर 15 अप्रैल के हिसाब से स्टॉक मार्केट से आपने नेट लेना कितना है? प्रॉफिट तो आपको अभी तक कुछ हुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपने 10,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट इनिशियल मार्जिन मनी दे रखा था, उसमें से आपका यह 1000 रुपए का लॉस एडजस्ट किया जाएगा और मार्केट आपको 9,000 रुपए वापस दे देगा आज के हिसाब से। सर मेंटेनेंस मार्जिन मैंने यहां पे 8,000 लिखवाया हुआ है, अभी मतलब नहीं बताया है, लेकिन आपका ये एमटीएम 9,000 हो गया है, 8,000 से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं होगी।
ऐसे ही आपकी ट्रांजैक्शन आगे चलती जाएंगी, ठीक है ना। मान लो अब कौन सी डेट को सेटलमेंट था, 31 मई को था ना। मान लो 1 मई आ गई, 1 मई को 2020 स्पॉट मार्केट में शेयर का भाव 97 हो गया। आज के हिसाब से अगर मैं टोटल देखूं, वही सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग इनिशियल लेवल से कंपेयर करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था मार्केट में शेयर का भाव जो मर्जी हो जाए, मैं 100 रुपए का शेयर अंडर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपसे खरीदूंगा। लेकिन ओपन मार्केट में अगर जाके खरीदूं तो 1 मई को 97 का ये शेयर आ रहा है, तो अगर 1 मई को सेटलमेंट हो जाए तो ओपन मार्केट से ये शेयर 97 का मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट के तहत 100 रुपए का खरीदना पड़ेगा। पर शेयर 3 रुपए का नुकसान है। 1000 शेयर पे कितना नुकसान है? 3000 का। आज अगर एमटीएम निकाला जाए तो मार्केट कहेगी प्रॉफिट तो तुमको कुछ हुआ नहीं, 10,000 रुपए का इनिशियल मार्जिन सिक्योरिटी डिपॉजिट तुमने दे रखा था, इसमें तुम्हारा आज तक का 3,000 का पूरा लॉस एडजस्ट करवाया जाएगा, 7,000 तुमको वापस दे देंगे। अब सर यहां पर ये जो मेरा 1 मई का एमटीएम है 7,000 हो चुका है, ये मेरे मेंटेनेंस मार्जिन से कम हो चुका है। अगर किसी दिन आपका एमटीएम मार्क टू मार्केट मार्जिन अगर मेंटेनेंस मार्जिन से कम चला गया तो सर आगे आपकी ट्रांजैक्शन रन नहीं होंगी, यहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अगर आप यहां पे एक काम ना करें तो क्या करना पड़ेगा? आपको इस एमटीएम को जो कि मेंटेनेंस मार्जिन से कम जा चुका है, इसको वापस से बढ़ाना पड़ेगा अपने ओरिजिनल इनिशियल मार्जिन तक। मतलब आपको 3,000 रुपए और एडिशनल डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। आपने यहां पे 3,000 रुपए और एडिशनल डिपॉजिट करवाए, आपका ये टोटल हो गया 10,000 रुपए। कहने का मतलब है यहां पे मेरा कम यहां पे भी हुआ था, 9,000 हो गया था, लेकिन मेंटेनेंस से कम नहीं गया था। अगर मेंटेनेंस मार्जिन से कम ना जाए, मतलब वैसे इनिशियल मार्जिन से कम चल जाएगा, मेंटेनेंस से कम नहीं जाना चाहिए। अगर अब मैं इसका पूरा क्रक्स बोलूं, इनिशियल मार्जिन उतना आपका मार्क टू मार्केट रहना चाहिए। अगर किसी दिन मार्क टू मार्केट मार्जिन जो कि आपका आज तक का टोटल नेट प्रॉफिट लॉस है, अगर वो आपका इनिशियल मार्जिन से कम चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है जैसे 9,000 हो गया था, कुछ नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर वो किसी दिन मेंटेनेंस मार्जिन से कम चला गया तो इतने पैसे और डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे कि वो वापस से इनिशियल मार्जिन तक चला जाए। यहां पे ना कई बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। कई बच्चे यहां पे कहते हैं सर इसको बढ़ाकर, यहां पे कई बच्चे क्या गलती करते हैं, वो यहां पे क्या करते हैं आपको गलती समझ आ जाएगी। 3,000 की जगह यहां पे 1,000 डिपॉजिट करवाते हैं। अगर 1,000 डिपॉजिट करवाया तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। मतलब कुछ बच्चों को लगता है अगर किसी दिन मेंटेनेंस मार्जिन से कम चला गया एमटीएम, तो उसको इतना बढ़ाना पड़ेगा कि वो वापस से मेंटेनेंस मार्जिन पे ही पहुंच जाए। अगर किसी दिन मेंटेनेंस मार्जिन से कम चला गया तो उसको बढ़ाकर मेंटेनेंस मार्जिन तक नहीं पहुंचाना है, इनिशियल मार्जिन तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैंने उसको बढ़ाकर मेंटेनेंस मार्जिन तक ही पहुंचाया, मान लो 8,000 ही बनवाया, 1,000 ही डिपॉजिट करवाया, कल को फिर लॉस हो गया, अगले दिन फिर लॉस हो गया, तो फिर अगले दिन फिर डिपॉजिट करवाओगे। कहने का मतलब है वो रोज 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 डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर किसी दिन मेंटेनेंस मार्जिन से कम चला गया है तो इतना पैसा और डिपॉजिट करवाओ कि वो वापस से इनिशियल मार्जिन चला जाए। कुछ दिन तो और चले, क्योंकि मैं यहां पे जो भी आपको ये ट्रांजैक्शंस बता रहा हूं ये डेली बेसिस पे होती है, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, ठीक है ना। तो ये अमाउंट मेरा 10,000 पहुंच जाएगा। अब मान लो मैं सीधा लास्ट डेट बोल देता हूं, 31 में सेटलमेंट की डेट 2020। मान लो इस दिन स्पॉट मार्केट में शेयर का भाव हो गया 105 रुपए। अब इस दिन तो सेटलमेंट होनी है। इनिशियल लेवल के हिसाब से सोचो, कॉन्ट्रैक्ट किया था 100 रुपए में शेयर खरीदूंगा, स्पॉट मार्केट में भाव कुछ मर्जी हो जाए, स्पॉट मार्केट में भाव हो गया 105, तो मेरे को कॉन्ट्रैक्ट के तहत सस्ता शेयर मिल रहा है, प्रॉफिट है। पर शेयर टोटल प्रॉफिट 5 रुपए का है और 1,000 शेयर थे, तो 5,000 का मेरा टोटल प्रॉफिट है। इस दिन का एमटीएम, तो इस दिन का आपका एमटीएम कितना बनेगा? एक तो आपका 5,000 का तो ये प्रॉफिट है जो आपको इस डेट की ट्रांजैक्शन से हुआ है, प्लस अब पिछले दिन का एमटीएम मत उठा लेना, ओरिजिनल के हिसाब से आपने ओरिजिनल इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करवा रखा था 10,000, प्लस जब आपका एक दिन ये एमटीएम मेंटेनेंस मार्जिन से कम गया था, उस दिन आपने एडिशनल अमाउंट डिपॉजिट करवाया था 3,000। मतलब आपका टोटल एमटीएम हो जाएगा अब 18,000।
ये टोटल 18,000 का अमाउंट आपको स्टॉक मार्केट वापस दे देगी और आपका प्रॉफिट हुआ है इस पूरे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, इस पूरी ट्रांजैक्शंस पे नेट 5,000 रुपए का। अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, 18,000 आपको वापस मिल रहा है। ये ध्यान रखना, ये पिछले दिन के हिसाब वाला एमटीएम नहीं उठा रहा हूं मैं ओरिजिनल के हिसाब से चल रहा हूं। 10,000 मैंने ओरिजिनल डिपॉजिट करवा रखा है, 3,000 मैंने फिर और डिपॉजिट करवाया था और आज के हिसाब से नेट 5,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो टोटल 18,000 आपसे लेके जाऊंगा। तो इस 18,000 का ब्रेकअप क्या बना, मैं स्टॉक मार्केट को कह रहा हूं, एक तो मैंने जो आपको इनिशियल मार्जिन दिया था कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने के लिए 10,000, वो भी वापस करो क्योंकि लॉस तो मेरे को कुछ हुआ नहीं है, एडजस्ट क्या करोगे। दूसरा, मैंने आपको एडिशनल अमाउंट भी डिपॉजिट करवाया था आपके पास 3,000 का, ये भी मेरे को वापस करो। ये डिपॉजिट क्यों करवाया था, क्योंकि एक पर्टिकुलर दिन मेरा एमटीएम मेंटेनेंस से कम चला गया था, इसलिए मेरे को ये मेंटेनेंस मार्जिन की वजह से मेरे को ये अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ा था। लेकिन अब तो इसकी जरूरत नहीं है ना, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा अमाउंट है, अब तो मेरे को प्रॉफिट हो गया है, तो एडजस्ट तो आपको कुछ करवाना नहीं है, तो ये एडिशनल डिपॉजिट भी वापस करो। प्लस मैंने प्रॉफिट कमाया है 5,000 का, मेरे को ये भी दो। तो ये टोटल अमाउंट आपको स्टॉक मार्केट से वापस मिल जाएगा। 18,000 आपको जब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में वापस मिलेगा तो इसको प्रॉफिट मत समझ लेना। इसमें से ये 13,000 अमाउंट तो आप ही की जेब से निकला था, आप ही की जेब में आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ये 5,000 आपको एक्स्ट्रा मिला है विच इज योर प्रॉफिट। और अगर आप नेट बेसिस पे देखो तो भी आपका यही प्रॉफिट है। कैसे, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था शेयर बाय करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब डेरिवेटिव मार्केट में 100 रुपए का, स्पॉट मार्केट में 2 महीने बाद शेयर का भाव हो गया 105। मतलब आप क्या करोगे, डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के तहत शेयर लेके आओगे 100 रुपए का, आउटफ्लो होगा 100 रुपए का, ठीक है। इस शेयर को स्पॉट मार्केट में लेके जाके बेच दोगे, इनफ्लो होगा 105 रुपए का। नेट प्रॉफिट 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से और 1,000 शेयर थे, तो 5,000 रुपए का ही तो आपका ये प्रॉफिट आया, जो यहां पे अल्टीमेटली नेट आपके पास बच रहा है। आई होप आपको ये पूरा समझ आया। अब इसके बेसिस पे अपनी नेक्स्ट क्लास में हमें क्वेश्चंस करने हैं। ये बेसिक सारे कॉन्सेप्ट जितने भी थे यहाँ पे वो मैंने आपसे सारे डिस्कस करे हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है जी। चलिए बाय बाय।